ये यात्रा थोड़ी लंबी थी, इसलिए झाओ वेंजिन को चिंता थी कि कोई अंदर घुस सकता है। उसने विशेष रूप से पड़ोसियों से सतर्क रहने के लिए कहा था। लियाओ काई भी लियाओ परिवार के लिए नए साल के उपहार लेकर जा रहा था, जो उनके बीच हुए बड़े विवाद के बाद उसकी पहली वापसी थी। अभी भी हलचल से भरे आंगन को देखते हुए लियाओ काई को अचानक कुछ असहज महसूस हुआ। चाहे कार्यस्थल पर या बाहर कितनी भी चहल पहल क्यों न हो, घर आना वास्तव में बहुत शांत था। जब सबने लियाओ काई को देखा तो जो लोग झगड़ रहे थे वे भी रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे तथा इशारे करने लगे। उस दिन लियाओ परिवार में जो विवाद हुआ वह सर्वविदित था और किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लियाओ दाकियांग वास्तव में लियाओ काई को भगा देगा, जबकि लियाओ बिन को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया गया था। कई पड़ोसियों ने लियाओ काई का पक्ष लिया, यह महसूस करते हुए कि लियाओ दाकियांग वास्तव में बहुत आगे बढ़ गया था। बेशक ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सोचा कि लियाओ काई अतिशयोक्तिपूर्ण था। लियाओ काई, क्या आप इस बार फिर से मिलने आए हैं? नए साल के उपहार वितरित करना। लियाओ काई को पता था कि उस व्यक्ति के झांग झाओदी के साथ अच्छे संबंध हैं और वह अनुमान लगा सकता था कि वे उसे अपने माता पिता के प्रति दुर्भावना न रखने के लिए राजी करना चाहते थे। आप व्यस्त हैं। वह सचमुच अनुनय विनय वाले ये शब्द सुनना नहीं चाहता था। लियाओ काई सामान लेकर घर में दाखिल हुआ और लियाओ जुवान को देखा। उस क्षण उसे याद आया कि मूल योजना के अनुसार लियाओ जुवान की शादी होनी थी। वह नहीं जानता था कि उन्होंने शादी स्थगित कर दी थी या उन्हें आमंत्रित किए बिना ही शादी कर ली थी। वह इसका कारण जानना नहीं चाहता था, क्योंकि जानने से कोई लाभ नहीं होगा। लियाओ काई ने नए साल के उपहार मेज पर रख दिए। माँ और पिताजी, हम नए साल की पूर्व संध्या पर नहीं आ रहे हैं। झांग झाओदी ने 2 महीने की अनुपस्थिति के बाद लियाओ काई को देखकर चिढ़कर कहा, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि आप हवाई जहाज से यात्रा करके मौज मस्ती करने के लिए दक्षिण गए हैं। लियाओ काई सोच रहा था कि अगर झांग झाओदी ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं तो वह क्या जवाब देगा। आश्चर्य की बात यह है कि झांग झाओदी को पहले से ही पता था। ठीक है, हम नए साल के लिए दक्षिण जा रहे हैं। यदि आप नए साल जैसे बड़े अवसर पर अनुपस्थित रहेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे? और चूंकि आप नए साल के लिए बाहर गए हुए हैं, आपके चाचा चाची मेजबानी कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तभी लियाओ दाकियांग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आए। अतीत में नए साल की मेजबानी के लिए पकवान और पे की तैयारी, यहाँ तक कि सिगरेट भी, सभी झाओ वेंजिन द्वारा संभाले जाते थे। कोई यह कह सकता है कि उसने परिवार के सम्मान को पूरी तरह से बनाए रखा था और रिश्तेदारों ने हमेशा अपने बच्चों के अच्छे पालन पोषण और उनकी सफलता के लिए उसकी सराहना की थी। अब जबकि झाओ वेंजिन अपना नया साल कहीं और मना रही थी, तो वह पैसे का योगदान कैसे करेंगी? ये सोचकर लियाओ दाकियांग का दिल दुख गया। चाहे कुछ भी हो, उन्हें रुकने के लिए राजी करना ही था, लेकिन यदि वे जाने पर अड़े रहे तो उन्हें पैसा भी वहीं छोड़ना होगा। जहाँ तक चाचा जी की बात है, मैं खुद जाकर उन्हें नए साल का तोहफा दूंगा। इससे पहले लियाओ काई ने कभी इन मामलों में खुद को शामिल नहीं किया था। वह जानता था कि परिवार हर साल भोज का आयोजन करता है, लेकिन ये बात उसके माता पिता के लिए हमेशा चिंता का विषय रही थी। लियाओ काई को अनजान देखकर लियाओ दाकियांग ने झांग झाओदी की ओर देखा। अब उसके लिए हस्तक्षेप करने का समय आ गया था। झांग झाओदी बच्चों के सामने अपना सिर नीचा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर वे सभी को संतुष्ट करने के लिए झाओ वेंजिन की पिछली प्रथाओं का पालन करते तो कम से कम 2000 खर्च होते। लियाओ काई के कुछ समय तक वापस न आने तथा कोई पैसा न लाने के कारण झांग झाओदी पहले से ही वित्तीय तनाव महसूस कर रहा था। अगर कोई और खर्चा आ गया तो उसे लगा कि वह सचमुच टूट जाएगी। नए साल की दावत के बारे में हमारे परिवार ने मेजबानी की थी और पहले आपकी पत्नी ने इसका भुगतान किया था। अब जब आप बाहर जा रहे हैं। झांग झाओदी को अभी भी चेहरे की परवाह थी और उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया। लियाओ काई समझ गया, आप चाहते हैं कि जियोजिन भुगतान करें। खैर, अगर हम बाहर नहीं भी जाते तो भी हमें ये खर्च उठाना पड़ता। ये लियाओ परिवार का मामला है। आप बड़े भाई से इसे उठाने के लिए कह सकते हैं, या आपको इसे इतना भव्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। लियाओ काई को याद आया कि उसके चाचा के यहाँ परोसा गया भोजन सिर्फ घर में पका हुआ खाना होता था। जैसे साधारण घरेलू खाना पकाया जाता है, हमारे चाचा का परिवार भी ऐसा ही करता है। हम इसे उसी स्तर पर रख सकते हैं। लियाओ काई जानता था कि लियाओ दाकियांग और अन्य लोग अपना सिर नहीं झुका रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि यदि वे बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे तो दिखावे के लिए परेशान क्यों हो रहे थे। सिर्फ घर में पकाए गए व्यंजन। लियाओ दाकियांग को गुस्सा आया, मैं इससे नहीं निपटूंगा। यदि आपकी पत्नी अति न करती और हर चीज़ इतनी अच्छी तरह से तैयार करने पर जोर न देती तो हम अब इतनी मुश्किल स्थिति में न होते। लियाओ दाकियांग ने दृढ़ता से कहा, तुम वापस जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि वह 2000 से अधिक लेकर आए। तुम्हारे सपनों में। लियाओ काई ने झाओ वेंजिन से इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। अगर उसने ऐसा किया भी तो संभावना थी कि वह उसे अपने साथ भी नहीं ले जाएगी।
तुम, लियाओ दाकियांग ने विद्रोही लियाओ काई की ओर देखा, तुम वास्तव में एक अविभावक पुत्र हो। मुझे तुम्हारे जैसा बेटा कैसे मिल सकता है? लियाओ दाकियांग ने गंभीर भाव से लियाओ काई को देखा। अब वे उसे कह रहे हैं कि वह अच्छा नहीं है। लियाओ काई ने व्यंग्य किया, चूंकि आपको लगता है कि मुझे आपका बेटा नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, मैं भविष्य में वापस नहीं आऊँगा। बूढ़े आदमी को दुखी करने से बचने के लिए मैं आपके सामने नहीं आऊँगा, और अब नए साल के उपहार भी नहीं मिलेंगे। आखिरकार मैंने वर्षों से परिवार को जो पैसा दिया है वह काफ़ी है। लियाओ काई को लगा कि उसके माता पिता हर मोड़ पर उस पर दबाव डाल रहे थे, हालांकि यह स्पष्ट था कि स्थिति का कोई समाधान नहीं था। यह मेरा घर भी नहीं है। ऐसा क्यों है कि जब पैसा खर्च करने का समय आता है तो तुम मेरे बारे में सोचते हो? लियाओ काई खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे चला गया। उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि लियाओ दाकियांग और अन्य लोग नाराज हैं या नहीं। उसने सोचा था कि लंबे समय से वापस न आने के कारण कम से कम वे उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार तो करेंगे। अब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा सोच लिया था। उनका रवैया और भी खराब हो गया था। झांग झाओदी ने लियाओ काई को जाते हुए देखा और असंतुष्ट होकर लियाओ दाकियांग की ओर देखा। क्या अब आप संतुष्ट हैं? अगर वह वापस नहीं आता है तो वह वापस नहीं आएगा। मेरे अभी भी बेटे और पोते हैं, मेरी एक बेटी है। ठीक है, इस साल वसंत महोत्सव के लिए आप जी परिवार के पास वापस नहीं जा रहे हैं। लियाओ दाकियांग को जी हाइकिन की याद आई, जो उनके आखिरी झगड़े के बाद बाहर चली गई थी, और वह भी नाखुश था। ये स्पष्ट था कि वे विवाह करने जा रहे थे, फिर भी एक छोटी सी बात के कारण उनमें मतभेद हो गया। लियाओ दाकियांग वास्तव में ये समझ नहीं पा रहा था कि जी हाइकिन की हालत को देखते हुए उसकी बेटी उससे शादी करने को तैयार क्यों थी। उन्होंने उससे वधू मूल्य भी नहीं मांगा और यहाँ तक कि विवाह गृह भी उन्होंने स्वयं ही उपलब्ध कराया, फिर भी इस व्यक्ति में अपना आपा खोने की हिम्मत थी। लियाओ जुवान भी सोच रही थी कि क्या उसे जी हाइकिन के पीछे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर वे आपस में बहस नहीं करते तो वे पहले ही शादी कर चुके होते और निश्चित रूप से नए साल के लिए ग्रेट नॉर्थ वेस्ट की ओर निकल चुके होते। लेकिन अब उनमें मतभेद हो गया था, और फिर उसे कुछ समाचार मिला, ऐसा समाचार जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मुझे थोड़ी शांति चाहिए। माँ और पिताजी, अगर मैं कहूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं जी हाइकिंग से शादी नहीं करना चाहता, तो क्या आप मुझे डांटेंगे? लियाओ जुवान को अब सचमुच पछतावा हुआ। उस समय इतने सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे, और वह भी अच्छी योग्यता के साथ। वह इतनी अंधी कैसे हो सकती थी कि जी हाइकिंग का पीछा करने पर अड़ी रही? यदि उसने अपने माता पिता की बात मान ली होती और किसी स्थानीय व्यक्ति को चुन लिया होता, तो शायद अब उसका जीवन इतना अच्छा न होता, लेकिन कम से कम वह ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान न होती। शादी नहीं कर रहे? झांग झाओदी ने नाराजगी से लियाओ जुवान को देखा। तुम्हें क्या हुआ है? हमने आपको सलाह दी थी कि शुरुआत में इस पर ध्यान से विचार करें। आपने उससे शादी करने पर जोर दिया, और अब सबको पता है कि आप जी किंगहाई से शादी करने वाली हैं, और आप कह रही हैं कि अब आप उससे शादी नहीं करना चाहती। झांग झाओदी को सचमुच ऐसा लगा कि यह सब एक कर्ज है। आपकी शादी आपका निर्णय है। बस ये सुनिश्चित करें कि आप शादी करने और न करने के बीच झूलते न रहें। शादी बच्चों का खेल नहीं है। झांग झाओदी वास्तव में अब लियाओ जुवान की शादी के बारे में चिंता नहीं करना चाहता था। ये लड़की सोचती थी कि वह शिक्षित और निर्णायक है, लेकिन एक पल वह इस तरह होती है और अगले ही पल वह उस तरह हो जाती है। इन चीज़ों के बारे में चिंता करने के बजाय बेहतर होगा कि वह ये पता लगाए कि नए साल के लिए मेहमानों का प्रबंधन कैसे किया जाए, वह भी बहुत अधिक पैसा खर्च किए बिना। कैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाई जाए और बिना अधिक पैसा खर्च किए वसंत महोत्सव के मेहमानों की मेजबानी का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाए। झांग झाओदी ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्हें लगा कि यह एक असंभव कार्य है। इतनी महत्वपूर्ण घटना, लियाओ काई निश्चित रूप से इसे नहीं छिपाएगा। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि उनका परिवार आवेग में आकर सीधे उनके दरवाजे पर आकर हंगामा खड़ा कर देगा। घर लौटने के बाद उन्होंने बताया कि लियाओ दाकियांग ने क्या कहा था। यदि उसने ये याद न दिलाया होता तो झाओ वेंजिन वास्तव में इसके बारे में भूल गया होता। इस दौरान रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे और सभी ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। फिर भी अप्रत्याशित रूप से जब उसके बारे में सोचने का समय आया, तो उसके मन में यह बात आई, मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकती। मुझे उन पर यह पैसा क्यों खर्च करना चाहिए? लियाओ दाकियांग और उसका परिवार बेईमान थे, और उनके रिश्तेदार भी बेईमान थे। उन्होंने पिछले जन्म में मूल मालिक का बहुत फायदा उठाया था, लेकिन जब मूल मालिक और उसकी बेटी इतनी विकट स्थिति में थे, तो क्या उन्होंने मदद के लिए आवाज़ उठाई? उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने देखा ही नहीं, और इसके बजाय वे खुशी खुशी लियाओ जुन और उनकी पत्नी और लियाओ जुवान और उनके पति की तारीफ कर रहे थे। जब आप अपने सबसे बड़े चाचा से मिलने जाएं, तो थोड़ा समझाने की कोशिश करें। झाओ वेंजिन का मूल रूप से लियाओ काई के रिश्तेदारों से मिलने का कोई इरादा नहीं था, और अब वह ऐसा करने के लिए और भी कम इच्छुक थी। लियाओ काई को सब कुछ संभालने दो।
यदि वे उसे आज्ञाकारी और समझदार बनने के लिए राजी करना चाहते हैं तो उन्हें उसकी भावनाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। लियाओ काई ने यह नहीं सोचा था कि लियाओ दाकियांग और उसकी पत्नी निश्चित रूप से रिश्तेदारों के सामने उसके बारे में बुरा भला कहेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि वह पितृभक्त है, और फिर वे रिश्तेदार उसे देखकर उसकी बेटी के बारे में कुछ कह सकते हैं। नए साल के उपहार लेकर लियाओ काई एक एक करके अपने रिश्तेदारों से मिलने गया। पहला पड़ाव स्वाभाविक रूप से उसके सबसे बड़े चाचा के घर था। जैसी कि उम्मीद थी, उसके चाचा चाची ने उसके माता पिता से मिलने न आने का जिक्र किया। लियाओ काई ने अपने सबसे बड़े चाचा के उपदेशों को सुना और फिर शांति से हाल की घटनाओं को याद किया। मैंने वह किया जो मैं कर सकता था, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में किसी को मेरी परवाह नहीं थी। मेरी पत्नी चाहे कितनी भी बुरी क्यों न दिखती हो, घर का काम तो मैं ही करता हूँ, लेकिन मुझे घर के किसी भी काम के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। घर का खर्च मेरी पत्नी उठाती है और मेरी बेटी का खर्च भी वही उठाती है। जब वे कपड़े खरीदने जाते हैं तो मेरे लिए भी एक दो चीज़ें खरीदते हैं। वे जो भी खाते हैं मैं भी वही खाता हूँ, लेकिन घर पर सारा स्वादिष्ट भोजन मेरे भतीजे और उसके भाई बहनों के लिए आरक्षित रहता है। मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरी सराहना कौन करता है? लियाओ बिन का मानना है कि मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि भविष्य में मुझे उसकी देखभाल की आवश्यकता होगी। ये तो मजाक है न? मेरी एक बेटी भी है और मेरी बेटी ही मेरी देखभाल करेगी। बड़े चाचा, आप मेरी बेटी से मिल चुके हैं, वह एक समझदार बच्ची है। तुम्हें ये पता है न? जब से लियाओ काई ने लियाओ बिन के लिए उम्मीदें छोड़ दी थीं, उसने पाया कि उसकी अपनी छोटी लड़की वास्तव में समझदार थी। एक अच्छी तरह से पली बड़ी बेटी सचमुच तुम्हें निराश नहीं करेगी। लियाओ काई को अब इस बात पर पूरा भरोसा था। लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा ने अपने भाई और भाभी को आहें भरते हुए सुना, जिसमें वे शिकायत कर रहे थे कि लियाओ काई अब उनकी पत्नी के पक्ष में खड़ा है और छोटे मोटे झगड़ों पर घर आने से इनकार कर देता है। लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा को भी पता था कि उनके भाई ने जो कहा था वह संभवतः अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बात इतनी अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई होगी। मैं अपनी पत्नी के साथ वसंत महोत्सव के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ, यही कारण है कि मैं नए साल के उपहार पहले ही पहुंचा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे माता पिता और मेरी पत्नी ने नए साल की दावत के लिए पैसे भी जुटा लिए, क्योंकि पिछले वर्षों में मेरी पत्नी ही जश्न का खर्च उठाती थी। अब उनके पास उस मानक को बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हम सभी रिश्तेदार हैं, यदि हमारे पास पैसा है तो हम एक शानदार दावत का आयोजन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो एक साधारण पारिवारिक भोजन पर्याप्त होगा। लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा जानते थे कि लियाओ दाकियांग का परिवार हमेशा उत्सव को उच्च स्तर पर मनाता था, क्योंकि वे सोचते थे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे सफल होते हैं और 3 भाई बहन मिलकर इसका आयोजन करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि झाओ वेंजिन अकेले ही बिल का भुगतान कर रही होंगी। इससे वह और उनकी पत्नी दोनों पूरी तरह से हैरान हो गए। इसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा। ये ठीक था। तुम्हें पता है, उस समय मेरे ससुराल वाले अभी भी यहीं थे। उनके पास अच्छी सेवानिवृत्ति पेंशन और किराए की आय थी, जिससे मेरी पत्नी का भरण पोषण होता था। लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा को याद आया कि वे झाओ वेंजिन के माता पिता से पहले भी मिल चुके थे, जो वास्तव में अच्छे शिष्टाचार वाले और अच्छे कपड़े पहनने वाले दंपति थे। मूल रूप से मेरे ससुराल वालों के निधन के बाद भी मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर लियाओ जुवान ने शादी कर ली और हमसे कहा कि हम उनके रहने के लिए आंगन वाला घर छोड़ दें। हम तीनों को वापस जाना पड़ा और अंततः हम उसी घर में आ गए जहां लियाओ जुवान रहा करता था। क्या आपको लगता है कि मेरी पत्नी इसे बर्दाश्त कर सकती है? जिस दिन हम झगड़ रहे थे वह दिन और भी अच्छा था। लियाओ बिन ने वास्तव में मेरी पत्नी पर बहुत अधिक खर्च करने का आरोप लगाया था और कहा था कि यह सब उसका पैसा है और वह बुढ़ापे में उसका खर्च नहीं उठा पाएगा। अन्य परिवारों में ये बच्चों और पोते पोतियों का मामला होगा, लेकिन झाओ परिवार में वास्तव में यह विचार नहीं है कि बच्चे और पोते पोतियां बुढ़ापे में आपकी देखभाल करेंगे। जब तक कि वह आपकी अपनी संतान हो तब तक ये ठीक है। इसके अलावा लियाओ जियायू के इकलौती संतान होने के बावजूद मेरी पत्नी अक्सर कहती है कि माता पिता से यह उम्मीद न रखें कि वे उसे बहुत कुछ छोड़ देंगे, बल्कि ये देखें कि वह खुद कितना कमा सकती है। जियो जिन मुझसे कहते रहे कि बच्चों के लिए विरासत में संपत्ति पाने की अपेक्षा अधिक चीज़ें सीखना बेहतर है, ताकि चाहे वे दूसरों के लिए काम करें या अपना रास्ता स्वयं बनाएं, वे भविष्य का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा ने भी सोचा कि यह सच है। ये सही है, आपके सबसे बड़े भाई का बच्चा। लियाओ बिन को सड़क पर बदमाशों के साथ घूमते हुए देखकर लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। उसके भाई का केवल एक ही पोता था और कोई भी उससे की गई अपेक्षाओं की कल्पना कर सकता था। सोचिए कि क्या होगा यदि उसे पता चले कि लियाओ बिन इस तरह से निकला है। कौन जाने वह कितना क्रोधित होगा। लियाओ काई की ओर देखते हुए लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा ने लियाओ बिन की स्थिति का उल्लेख किया।
लियाओ काई चौंक गया। बेशक उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा को इसके बारे में पता होगा, जिसका मतलब था कि और किसे नहीं पता था। लियाओ काई के आश्चर्यचकित भाव को देखकर लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा ने सोचा कि लियाओ काई को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये बात तुम्हारे पिताजी से कैसे कहूँ। क्या उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह उसे बताएगा? लियाओ काई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मेरे परिवार के साथ हालात अब बहुत तनावपूर्ण हैं। अगर मैं जाकर इस बारे में बात करूं, तो कोई भी उस अप्रिय दृश्य की कल्पना कर सकता है जो सामने आएगा। लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा को याद आया कि लियाओ काई ने पहले क्या कहा था और उन्होंने आह भरते हुए कहा, हाँ, आप इसके बारे में बात करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं। इस बात से चिंतित कि कुछ शब्दों के बाद उसे लियाओ दाकियांग के साथ इस पर चर्चा करने के लिए कहा जा सकता है। कुछ सुखद बातचीत के बाद लियाओ काई तुरंत वहां से चला गया। चाचा, चाची, मुझे लगातार आना जाना चाहिए। मैं अब चलता हूँ। लियाओ काई तेजी से चला गया। उसे देखने के लिए और भी बहुत से लोग थे। सड़क पर चलते हुए लियाओ काई को आश्चर्य हुआ कि घर पर कितने रिश्तेदारों को इसके बारे में पता था। वह ये भी नहीं जानते थे कि कितने लोग, जो लियाओ बिन की स्थिति से अवगत हैं, इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि कुछ रिश्तेदार शांति और स्थिरता पसंद करते हैं और हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं। लियाओ काई ने अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर लगाया और उन्हें ढेर सारे उपहार दिए, जिससे उसका बटुआ सचमुच खाली हो गया। बेशक इसमें पुरस्कार भी थे, जैसे कि स्थिति पर चर्चा करते हुए उसे समझाने का अवसर। जहां तक इस बात का सवाल है कि इसके बाद लियाओ दाकियांग और उनकी पत्नी कितने क्रोधित होंगे, उन्हें अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह ये भी जानता था कि अधिकांश रिश्तेदारों को लियाओ बिन के गैंगस्टरों के साथ घूमने की जानकारी थी, और ये वे रिश्तेदार थे जिन्होंने वास्तव में इसके बारे में बात की थी। कुछ रिश्तेदारों ने तो इस बारे में बात तक नहीं की थी, लेकिन लियाओ काई को पता था कि उन्हें इसकी जानकारी है। लियाओ काई वास्तव में उन रिश्तेदारों से पूछना चाहता था कि वे लियाओ बिन, लियाओ जुन और उसकी पत्नी, यहाँ तक कि लियाओ दाकियांग और उसकी पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये प्रश्न वास्तव में बहुत संवेदनशील था, और लियाओ काई के लिए इसे पूछना न तो उचित था और न ही संभव। उसने केवल रिश्तेदारों को लियाओ बिन के बारे में बातें करते सुना, जो किसी समारोह में बदमाशों के साथ खेल रहे थे या कोई गलत काम कर रहे थे। लियाओ काई ने वास्तव में बहुत देर तक खुद को रोके रखा, इससे पहले कि वह किसी प्रकार की खुशी का भाव प्रकट न कर सके। उन्होंने और अधिक प्रश्न पूछने की इच्छा को भी नियंत्रित किया, लेकिन गपशप न कर पाना वास्तव में कष्टदायक था। घर वापस आकर लियाओ काई ने सबसे पहले झाओ वेंजिन से इस बारे में बात की। झाओ वेंजिन को ये जानकर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि लियाओ परिवार के कई रिश्तेदार लियाओ बिन के व्यवहार के बारे में जानते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बड़े भाई और बाकियों को सचमुच कुछ पता नहीं है? जब इतने सारे रिश्तेदारों को इस बारे में पता था, तो लियाओ जुन और बाकियों को इसकी जानकारी न होना कोई मायने नहीं रखता था। इस बारे में उन्होंने कहा, मुझे भी पता है कि मेरा भाई व्यस्त है। हालांकि वह दोपहर में आराम कर सकते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय होटल में ही विश्राम करते हैं। जहां तक मेरी भाभी की बात है, उनका सामाजिक दायरा वास्तव में काफ़ी निश्चित है, और निश्चित रूप से लियाओ बिन उनसे दूर रहेंगे। यही बात लियाओ जुवान और अन्य लोगों पर भी लागू होती है। लियाओ बिन भी निश्चित रूप से उनसे बचेंगे। एक निश्चित कार्य समय वाले कार्यालय कर्मचारी के रूप में उनसे बचना असंभव नहीं था। जहां तक मेरे माता पिता का सवाल है, तो यह और भी आसान है। वे मूलतः पूरे दिन घर पर ही रहते हैं, और यदि बाहर जाते हैं तो केवल किराने का सामान खरीदने या रिश्तेदारों से मिलने के लिए। वह उनकी बातचीत से इन सैर सपाटों के बारे में आसानी से पता लगा सकता था। लियाओ काई जानता था कि लियाओ बिन कोई सुस्त बच्चा नहीं, बल्कि एक होशियार बच्चा था। ये दुख की बात है कि इस बच्चे ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी भी अपनी पढ़ाई में नहीं किया, बल्कि इन क्षेत्रों में किया। वास्तव में, जबकि लियाओ दाकियांग के परिवार के ठिकाने का पता लगाना संभव था, लियाओ बिन को लियाओ परिवार के रिश्तेदारों की गतिविधियों के बारे में कैसे पता चल सकता था? लियाओ बिन ने वास्तव में इस तथ्य पर भरोसा किया है कि कोई भी रिश्तेदार इन मामलों को मेरे माता पिता के ध्यान में नहीं लाएगा। अगर यह बात सच में सामने आ भी जाए, तो भी वह निडर है। पसंदीदा बच्चा हमेशा इतना बेशर्म होता है कि उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि कोई उसके बारे में कुछ कह देगा। एक बच्चा जो घमंडी है और बुरे रास्ते पर जा रहा है, झाओ वेंजिन ने धीरे से कहा। अगर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, तो कौन जानता है कि उसका क्या होगा? इसमें कोई मदद नहीं है, वह परिवार का एकमात्र प्यारा पोता है। ये सिर्फ लियाओ काई द्वारा लियाओ बिन के सामने खड़े होने की बात नहीं थी, यहाँ तक कि सबसे बड़ा बेटा लियाओ जुन भी लियाओ बिन की बराबरी नहीं कर सकता था। परिवार उसे अनुशासित नहीं करता, बस उसे लाड़ प्यार और खुश रखता है, इस डर से कि एक दिन कोई और उसे सही राह दिखाएगा। लेकिन इस तरह के अनुशासन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और लियाओ बिन के स्वभाव को देखते हुए वास्तव में अच्छा सबक सीखने के लिए उसे जेल में बंद करना पड़ सकता है। लियाओ काई ने झाओ वेंजिन के शब्दों में निहित निहितार्थ को तुरंत समझ लिया, हालांकि उसे लगा कि यह थोड़ा क्रूर हो सकता है।
लेकिन फिर लियाओ बिन के व्यवहार को देखते हुए शायद बंद रहना ही उसके लिए सीखने का एकमात्र तरीका है। नए साल के उपहारों को घर पर पहुंचाकर, सभी चीज़ों को उनके स्थान पर रखकर तथा सामान को पैक करके वे बस छुट्टियों के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। यात्रा के लिए उत्सुक दंपति को दिन गिनते हुए एक क्षण के लिए भी यह याद नहीं आया कि घर पर कोई व्यक्ति भोलेपन से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। लियाओ दाकियांग ने घर पर इंतजार किया और जब वसंत महोत्सव नज़दीक आया तो उसे एहसास हुआ कि लियाओ का एक बार भी वापस नहीं आया है। पड़ोसियों को देखकर ऐसा लगा कि वे लोग प्रतिदिन समूह में नए साल का सामान खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। अब खरीदारी के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं थी और सामान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। लेकिन बड़े प्रांगण में रहने वालों के लिए समूह में खरीदारी करने जाना एक रिवाज था, विशेष रूप से नए साल का सामान खरीदते समय, जिससे और भी बड़ी भीड़ आकर्षित होती थी। हर दिन लोग सस्ती और अच्छी कीमत वाली वस्तुओं की तलाश में ग्रामीण बाजारों में जाते थे और ऐसे समय में झांग झाओदी की विशिष्टता स्पष्ट हो जाती थी। जब से झाओ वेंजिन को बहू के रूप में प्राप्त किया, तब से जब भी झाओ परिवार कोई भी नए साल का सामान खरीदता था तो वे हमेशा लियाओ परिवार के लिए कुछ तैयार करते थे। झांग झाओदी पहले ही भूल चुकी थी कि नए साल के सामान की खरीदारी करना कैसा होता है, हालांकि वह कभी कभी आह भरती और शिकायत करती कि कैसे इन कार्यों के बिना वसंत महोत्सव की तैयारियों का सारा मजा खत्म हो गया। लेकिन जब बात नए साल का सामान खरीदने के लिए खुद बाहर जाने की आई तो वह तैयार नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अपना पैसा खर्च करना होगा। इस बार उसने बस यह मान लिया कि झाओ वेंजिन को कम से कम कुछ नए साल का सामान खरीदना चाहिए। लियाओ जुन और उनकी पत्नी तथा लियाओ जुवान द्वारा भेजे गए सामान के साथ यदि कुछ और जोड़ने की आवश्यकता भी होती तो भी जोड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। हालांकि जैसे ही वसंत महोत्सव नजदीक आया, झांग झाओदी घबरा गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि झाओ वेंजिन पूरी तरह से गायब हो गए हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके पास नए साल का कोई सामान भी नहीं है। लियाओ जुन और उनकी पत्नी ने नए साल का सामान भेजा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्होंने बस कुछ सामान उठाया था और उत्सुकता से सबको भेज रहे थे। झांग झाओदी ने एक दो बार शिकायत की, लेकिन लियाओ जुन ने उन्हें ये कहकर नकार दिया कि जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, ज्यादा नखरे न करें। ऐसे शब्द निश्चित रूप से वृद्ध महिला को परेशान करने वाले थे। ये सोचकर कि लियाओ जुन की ओर से बहुत कुछ नहीं आया तथा जो सामान भेजा गया है वह नए साल की पूर्व संध्या से आगे नहीं चलेगा, मेहमानों की मेजबानी की लागत की पूर्ति तो दूर की बात है। इसके बाद झांग झाओदी ने लियाओ जुवान पर अपनी उम्मीदें टिका दी, ये सोचकर कि चूंकि वह एक विदेशी वित्तपोषित उद्यम के लिए काम करती है, इसलिए लाभ बेहतर होने चाहिए और दी जाने वाली वस्तुएं अधिक पर्याप्त होनी चाहिए। हाल ही में लियाओ जुवान वास्तव में परेशान थी, उसने जी हाइकिन के साथ संबंध तोड़ लिया था और यह वही थी जिसने इसकी शुरुआत की थी। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी आगे नहीं बढ़ पाई थी, उसका मन कभी कभी जी हाइकिंग के साथ बिताए सुखद दिनों की ओर लौट जाता था। जहाँ तक उसकी बात है तो उसने पहले ही एक नया जीवन शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि एक नया रिश्ता भी शुरू कर दिया था। इस बात पर जोर देने के बावजूद कि वे ब्रेकअप के बाद ही मिले थे, लियाओ जुवान ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि वह इतनी जल्दी किसी नए व्यक्ति से कैसे मिल गया और तुरंत ही रिश्ते के भावुक चरण में कैसे प्रवेश कर गया। अब लियाओ जुवान इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या तथाकथित शांत होने के लिए ब्रेक सिर्फ एक बहाना था जो जी हाइकन ने बेहतर साथी मिल जाने के बाद इस्तेमाल किया था। फिर उसके प्रति उसकी उदासीनता उस पर ब्रेकअप के लिए दबाव डालने की एक चाल थी। लियाओ जुवान ने जी हाइकिंग से हिसाब बराबर करने के लिए बात की थी, लेकिन उसने सब कुछ नकार दिया और यहाँ तक कि उसका मजाक भी उड़ाया। उसे और अधिक गुस्सा तब आया जब उसने जी हाइकिंग से उन पैसों को वापस मांगा जो उसने वर्षों से उस पर खर्च किए थे, तो उसने उसे यह कहते हुए पलट दिया कि क्या उसके पास कोई सबूत है। लियाओ जुवान गुस्से से उबल रही थी और शारीरिक रूप से प्रहार करना चाहती थी। उसकी नज़र में जी हाइकिंग निश्चित रूप से झुक जाएगी, लेकिन वह भूल गई थी कि उस समय वे एक जोड़े थे और जी हाइकिंग उसे बर्दाश्त कर लेते। अब जब उनका ब्रेकअप हो चुका है तो जी हाइकिंग क्यों मानेगी। उसने उसे दूर धकेल दिया और लियाओ जुवान की अविश्वास भरी आंखों के सामने उसने अपने कपड़े ठीक किए। छछूंदर, लियाओ जुवान, क्या तुम्हें अभी एहसास है कि तुम एक छछूंदर से अलग नहीं हो। कर्कशा। जी हाइकिंग द्वारा उसे कर्कशा कहे जाने की याद आते ही लियाओ जुवान क्रोध से भर गई और उसकी अभिव्यक्ति उग्र हो गई। झांग झाओदी इस बात से अनजान थी कि लियाओ जुवान जिस बात पर विचार कर रही थी वह जी हाइकिंग के साथ टकराव था। उसने महसूस किया कि न केवल लियाओ जुवान पैसा खर्च करने के लिए अनिच्छुक थी, बल्कि वह अब उसे इतनी दुर्भावना से देख रही थी। हाल ही में जब सब कुछ गड़बड़ हो गया तो झांग झाओदी ने मेज पर जोर से पटका, लियाओ जुवान, तुम क्या कर रहे हो। क्या ऐसा इसलिए है कि मैं हाल ही में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा हूं और तुम अपनी सीमाओं को न जानते हुए बहक गए हो। मुझे मत बताओ कि तुम्हारी कंपनी ने नए साल का बोनस नहीं दिया, कम से कम पैसे तो दिए। झांग झाओदी ने साफ कहा, इस बार परिवार मेहमानों की मेज़बानी कर रहा है, पैसे तुम दे रहे हो क्या।
क्या उनसे परिवार द्वारा मेहमानों की मेजबानी का खर्च उठाने की उम्मीद की जा रही थी? ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे लियाओ जुवान इस बात से सहमत होता। लियाओ जुवान झाओ वेंजिन के घर के दरवाजे पर दौड़ा और जोर से खटखटाया, झाओ वेंजिन, यहाँ से बाहर आओ। लियाओ काय, बाहर आओ। खटखटाना एक बात थी, लेकिन उसने दरवाजे पर जोर से लात भी मारी। फिर भी इस समय झाओ वेंजिन और उनके 3 सदस्यीय परिवार पहले ही दक्षिण की ओर जाने वाली उड़ान में सवार हो चुके थे। घर पर कोई नहीं था, इसलिए लियाओ जुवान ने कितनी भी बार दस्तक दी, दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। किराएदार मकान मालिक, जो अचानक बाथरूम का उपयोग करने के लिए बाहर निकला था, वापस लौटा तो उसने देखा कि मकान मालिक की छोटी बहन दरवाजा लात मार रही थी। उलझन में वह पड़ोसी की ओर मुड़ा जो दुकान के प्रवेश द्वार पर धूप सेक रहा था और दुकान पर नजर भी रख रहा था। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि झाओ वेंजिन और उसका परिवार घर छोड़कर चले गए हैं? किराएदार ने सोचा कि इतनी बड़ी घटना बिना सूचना के नहीं हो सकती। शायद झाओ वेंजिन कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पुत्रवत पुत्र के रूप में लियाओ काई निश्चित रूप से कहेंगे। मैंने उसे बताया था, लेकिन वह मुझ पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बुनाई कर रही पड़ोसी ने असहायता से अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा बदमाश, वह बिगड़ चुकी है, बस इतना ही। किराएदार को लड़की का असली रंग पता था। अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उन्होंने कहा, सुनो मिस लियाओ जिया, आपके भाई और भाभी यात्रा पर गए हैं, इसलिए दरवाज़ा लात मारना बंद करो। अगर दरवाज़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको उसका भुगतान करना होगा, और हालांकि यह इतना महंगा नहीं है, फिर भी कुल मिलाकर इसकी कीमत लगभग 80 से 90 हज़ार होगी। लेकिन ये देखते हुए कि आप एक विदेशी कंपनी में काम करते हैं, इतनी बड़ी रकम आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या? लियाओ जुवान चिल्लाया, किस तरह के दरवाजे की कीमत इतनी अधिक है? मैं आपको बता दूं, लियाओ जुवान जल्द ही शांत हो गया। मैंने पहले भी एक घर का नवीनीकरण किया है, मुझे दरवाजों की कीमत पता है। एक दरवाज़ा जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 300 हो, काफ़ी अच्छा होगा। हम उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या उन्हें लगता था कि वह इतनी आसानी से धोखा खा जाएगी? 2 या 300? किराएदार मकान मालिक हंसा। ठीक है, आप साधारण दरवाजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि यह एक आंगन का दरवाज़ा है? क्या आपको यह एहसास नहीं है कि इस तरह का दरवाज़ा ज़्यादा मजबूत होता है? इसके अलावा ये लकड़ी के एक ही टुकड़े से काटा गया था, पूरी तरह से एक ही में, बिना किसी जोड़ के। ये दरवाज़ा किराएदार मकान मालिक द्वारा बनवाया गया था, इसलिए वह दरवाजे की सभी विशेषताओं से भली भांति परिचित थी। उन्होंने दरवाजे के आकार और कीमत का उल्लेख करते हुए कहा, आप आसपास जाकर पूछ सकते हैं, आपने घर का नवीनीकरण कराया है, आप पता लगा सकते हैं। लियाओ जुवान को वास्तव में इस बारे में कुछ जानकारी थी। जब वह पहले दरवाजे खरीद रही थी, तो पास में ही कोई व्यक्ति आंगन का दरवाजा खरीद रहा था। यह इतना मोटा या बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी कीमत ऐसी थी जिसे वह भूल नहीं सकी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झाओ परिवार का सामने का दरवाजा इतना महंगा होगा, और लियाओ जुवान का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। अगर झाओ वेंजिन अपने घर के नवीनीकरण के समय इतना पैसा खर्च करने में सक्षम होती, तो शायद उसका और जी हाइकिन का रिश्ता नहीं टूटता। वास्तव में उनका ब्रेकअप अभी भी पैसे का मामला था। लियाओ जुवान गुस्से में घर जाकर बड़ी शिकायत करने के लिए बेचैन था। लियाओ जुवान, जो पहले लागत से अनभिज्ञ थी, को कोई डर नहीं था। यदि दरवाजा क्षतिग्रस्त हो भी गया तो क्या हुआ, आखिरकार यह उसकी भाभी का घर था। लेकिन अब जब उसे दरवाजे की कीमत पता चली तो वह सचमुच डर गई। अब वह लात मारने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर उसने सचमुच उसे नुकसान पहुंचाया होता तो वह निश्चित रूप से उसकी मरम्मत नहीं करा पाती। उसने अपनी शादी के घर को सजाने के लिए ऋण लिया था, और यद्यपि वह इसे दोस्तों को किश्तों में चुका रही थी, फिर भी उसे चुकाना आवश्यक था। अब केवल वेतन के कारण ऋण चुकाने का दबाव बहुत अधिक था। लियाओ जुवान घर वापस आ गया। वह वापस आने पर उचित ढंग से शिकायत करने के लिए दृढ़ थी, और निश्चित रूप से अपने परिवार को यह चेतावनी भी देना चाहती थी कि वे कभी भी झाओ परिवार के सामने के दरवाजे को लात न मारें। झाओ वेंजिन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके मूल माता पिता द्वारा बदला गया सामने का दरवाजा लियाओ परिवार में इस तरह के अंधविश्वास का कारण बनेगा। वह इतनी थकी हुई थी कि वह बस सोना चाहती थी, और वसंत महोत्सव के लिए छुट्टी लेने के कारण उसे आनंद लेने से पहले अपना सारा काम खत्म करना था। कई दिनों तक व्यस्त रहने के बाद भी झाओ वेंजिन अभी तक ठीक नहीं हो पाया था। जब वह घर लौटी तो पिता पुत्री लियाओ जियायू, जो शुरू में उड़ान को लेकर उत्साहित थे, अब बहुत चिंतित हो गए। ऐसा कई अलग अलग मुद्दों के कारण हुआ, लेकिन मुख्यतः ये सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण था। हालांकि झाओ वेंजिन थकी हुई थी, उसके पास ठीक से समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और परिणामस्वरूप उसे ज़्यादा आराम नहीं मिला। जब विमान ऊपर चढ़ना समाप्त कर चुका तो उसने ठीक से आराम करने की योजना बनाई। अन्यथा वह अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद पिता और बेटी को भोजन कराने और आनंद लेने के लिए कैसे ले जा पाती।
उसकी योजना के अनुसार यात्रा का मतलब था स्वाभाविक रूप से जागने तक सोना, नाश्ते में डिम सम खाना और फिर बस खाना खाना खाना, दिन में 8 बार भोजन करने की शेखी बघारना। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके आराम करने वाली थी, लियाओ जियायू ने उन सभी स्थानों की सूची बनानी शुरू कर दी जहां वह जाना चाहती थी। माँ, मैं इन स्थानों पर जाना चाहती हूँ। लियाओ जियायू के शब्दों ने झाओ वेंजिन की तंद्रा तुरंत दूर कर दी। यद्यपि उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं सुना था, परंतु जिन स्थानों के बारे में उसने सुना था वे वास्तव में देखने लायक स्थानीय स्थल थे। ठीक है, हम सुबह उठने के बाद वहां जाएंगे और आसपास कुछ खाने की जगह ढूंढेंगे, झाओ वेंजिन ने जवाब दिया। कोई यात्रा कार्यक्रम न बना होने के कारण झाओ वेंजिन की मुख्य योजना ये थी कि जहां भी वे जाएं वहीं खाना खाएं और फिर टैक्सी लेकर होटल वापस आ जाएं। अब एकमात्र समस्या ये थी कि वे जिन स्थानों पर जा सकते थे वे थोड़े दूर हो सकते थे, लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी, टैक्सी लेना काम कर सकता था, भले ही किराया थोड़ा महंगा हो। ठीक है, लियाओ जियायू निश्चित रूप से अच्छे भोजन को नहीं छोड़ेगा और झाओ वेंजिन की व्यवस्था से सहमत था। लियाओ काई को योजनाओं से और भी कम परेशानी हुई। मैं आप लोगों का अनुसरण करूंगा और मैं सामान उठाने में आपकी मदद कर सकता हूं। अब वह अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से जानता था, घर के काम करना और खरीदारी के समय सामान उठाने में मदद करना। ठीक है, झाओ वेंजिन वास्तव में लियाओ काई के अपनी भूमिका से अधिक परिचित होने से संतुष्ट था। झाओ वेंजिन ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, इस बार हम सिर्फ एक ही स्थान पर जाएंगे ताकि हम वास्तव में आनंद ले सकें। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों का भी दौरा करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि यह अनावश्यक है। उस युग में जब परिवहन बहुत सुविधाजनक नहीं था, यात्रा करना आसान नहीं था। अच्छा खाना, अच्छा पीना और मौज मस्ती करना बेहतर था। इससे न केवल वे अधिक तनाव मुक्त रहेंगे, बल्कि उन्हें पाक कला के अधिक स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का भी अवसर मिलेगा। लियाओ जियायू को चिंता थी कि यात्रा कार्यक्रम में उसके अचानक शामिल होने से झाओ वेंजिन की मूल योजनाएं बाधित हो जाएंगी। अब जब उसे पता चल गया कि उसके पास पर्याप्त समय है, तो उसने राहत की सांस ली। जल्द ही पिता और बेटी ने उड़ान के दौरान मिलने वाले भोजन का स्वाद लेना शुरू कर दिया। जब झाओ वेंजिन को भोजन मिला तो उसने उसे जल्दी से खा लिया। अपने पिछले जीवन के खराब स्वाद वाले एयरलाइन भोजन की तुलना में उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि आजकल का भोजन काफ़ी अच्छा है। लेकिन उड़ान के दौरान मिलने वाला भोजन भले ही अच्छा था, लेकिन उसकी तुलना वहां मिलने वाले भोजन से नहीं की जा सकती थी। पिता और बेटी झाओ वेंजिन की खाने की गति को देखकर दंग रह गए। वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या वे अपना भोजन वापस ले जाकर अपने सहकर्मियों और सहपाठियों को दिखाएं, ताकि यह साबित हो सके कि वे विमान में थे। लेकिन झाओ वेंजिन ने अपना भोजन इतनी कुशलता से खाया कि उन्हें समझ नहीं आया कि वे अपना खाना खाएं या अपने साथ ले जाएं। जाहिर है, ये काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा था। झाओ वेंजिन ने सुझाव दिया, वापस जाते समय आप विमान से खाना ले जा सकते हैं, अन्यथा हम कुछ दिनों के लिए वहां रहेंगे। क्या आपको यकीन है कि यह इतने लंबे समय तक चलेगा? भले ही गर्मी का मौसम न हो, लेकिन लंबे समय के बाद भोजन का स्वाद वैसा नहीं रहेगा। ये सुनते ही पिता और पुत्री सहमत हो गए और खाना शुरू कर दिया, तथा लगातार इसकी प्रशंसा करते रहे कि यह कितना स्वादिष्ट था। पिता पुत्री की जोड़ी की बात सुनकर झाओ वेंजिन भी दंग रह गए। क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट था? विमान से उतरने के बाद वे तुरंत एक टैक्सी लेकर सबसे अच्छे होटल में पहुंच गए। लियाओ काई ने बेशक पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप झाओ वेंजिन के पीछे पीछे चल रही थी, और लियाओ जियायू एक बच्ची होने के नाते स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता की व्यवस्थाओं को सुन रही थी। लापरवाह रवैये वाले पिता और बेटी दोनों ही उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने रिसेप्शन पर कमरे के किराए की घोषणा सुनी। वे जानते थे कि यात्रा के दौरान खर्च कम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि खर्च इतना अधिक होगा। हवाई जहाज के टिकट और कमरे का किराया जोड़कर, लेकिन खाने पीने का खर्च शामिल नहीं करके, ये पहले से ही उसके 1 साल के वेतन के बराबर था। खाने पीने की लागत की बात तो छोड़ ही दीजिए, यात्रा करना निश्चित रूप से अच्छा है, खासकर तब जब यहाँ मौसम ठंडा नहीं है, लेकिन पैसा बहते पानी की तरह बह रहा है। चाबियां पाने वाले झाओ वेंजिन ने स्तब्ध लियाओ काई को धक्का दिया, सामान पकड़ो, चलो अपने कमरे में वापस चलते हैं। थोड़े आराम के बाद हम कुछ स्वादिष्ट भोजन के लिए बाहर जाने की तैयारी करेंगे। स्वादिष्ट भोजन के विचार ने जल्द ही झाओ वेंजिन को विशेष रूप से उत्साहित कर दिया। उसने पहले ही रिसेप्शन पर विशेष रूप से स्थानीय व्यंजनों की सिफारिश करने के लिए कहा था, इसलिए उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सोना मिल गया हो। वह पहले से ही उत्सुक थी और बाहर जाकर दावत करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। कीमत सुनकर पिता और बेटी को लगा कि कमरा बहुत महंगा है, लेकिन कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्हें ऐसा नहीं लगा। इस कमरे में एक निजी बाथरूम और एक छोटा सा बैठक कक्ष भी है। इससे पहले जब भी लियाओ काई व्यापारिक यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने इतने अच्छे कमरे में कभी नहीं रुका था। हाँ, वरना यह इतना महंगा कैसे हो सकता है?
मुख्यतः इसलिए कि बच्चा बड़ा हो गया है, एक बिस्तर पर्याप्त नहीं होगा। मैंने यह बात रिसेप्शन पर बताई है और वे हमारे कमरे में एक अतिरिक्त बिस्तर जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा न होता तो वह कुछ पैसे बचाना चाहती, कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 2 अलग अलग कमरे लेने से तो ये बेहतर है। निजी बाथरूम के साथ हम अपने कपड़े भी बदल सकते हैं। लियाओ काई लगातार सिर हिलाते रहे और सामान को व्यवस्थित करना भी नहीं भूले, और तीनों ने थोड़ी देर आराम करने के बाद स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए एक टैक्सी ली और उन स्थानों पर भी गए जहां लियाओ जियायू जाना चाहते थे। यात्रा करते समय प्रत्येक दिन जागने पर पहला विचार यह होता है कि कहाँ कुछ स्वादिष्ट खाया जाए। पहले झाओ वेंजिन फ्रंट डेस्क या होटल के कर्मचारियों द्वारा सुझाए गए स्थानों को ढूंढना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से एक बार स्थानीय लोगों से भरे एक छोटे से रेस्तरां में भोजन करने के बाद सभी ने कहा कि यह कितना स्वादिष्ट था। परिणामस्वरूप वे जहां भी गए उन्होंने स्थानीय चलन का अनुसरण किया, स्थानीय लोगों से भरे एक छोटे से रेस्तरां में बैठकर खाना खाया और सुझाए गए व्यंजनों का स्वाद लिया। यद्यपि भाषा संबंधी बाधा थी, लेकिन झाओ वेंजिन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह रेस्तरां में प्रवेश करते ही अन्य ग्राहकों के सामने व्यंजनों को आसानी से देख लेती थी। स्वादिष्ट लगने वाली सामग्री को देखकर वह बस उनकी ओर इशारा कर देती थी, जिससे उन्हें संकेत मिलता था कि वे उस व्यंजन को खाएंगे, और इस तरह वे अपना भोजन पूरा खा लेते थे। हालांकि कभी कभी उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता था जो स्वादिष्ट नहीं होता था, लेकिन अधिकांशतः वे सफल चुनाव करते थे। वे तीनों कह सकते थे कि वे इतने खुश थे कि वे घर के बारे में भूल गए, जिनमें लियाओ काई भी शामिल था, जिसे विशेष रूप से स्वादिष्ट भोजन की चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी वे इस बात पर चर्चा करते थे कि किस रेस्तरां का भोजन स्वादिष्ट है। जब वे बात कर रहे थे तो लियाओ काई को अचानक एक विचार आया, जियोजिन, तुम चित्रकारी में अच्छे हो। मुझे लगता है कि आप यहाँ के स्थानीय भोजन के चित्रों का एक सेट बना सकते हैं। हर कोई यहाँ दावत खाने नहीं आ सकता, और अगर वे आते भी हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा। जब लियाओ काई पहले भी व्यापार के लिए यात्रा करते थे तो अपने कामकाज निपटाने के बाद, हालांकि उनके पास आधे दिन या पूरे दिन का खाली समय होता था, फिर भी हर किसी को यह नहीं पता होता था कि अच्छा खाना खाने के लिए कहाँ जाएं। यदि स्थानीय भोजन या स्थानीय उत्पाद खरीदने के बारे में कोई गाइड या कॉमिक स्ट्रिप होती तो निश्चित रूप से चीजें बहुत आसान हो जाती। एक खाद्य ब्लॉगर लियाओ काई के सुझाव को सुनकर झाओ वेंजिन के दिमाग में पहला विचार बस यही आया। ऐसे युग में जहां इंटरनेट का बोलबाला है, ऐसे कई ब्लॉगर हैं जो अच्छी खासी ट्रैफिक हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों जब लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, तो क्या उनके जैसे लेखों या उनके द्वारा निर्मित कॉमिक स्ट्रिप्स के लिए कोई बाजार होगा? ऐसा नहीं है कि उसकी रुचि केवल पैसे में है, परिवार का खर्च बहुत अधिक है, और मुख्य आयदाता होने के नाते उसे कई बातों पर विचार करना पड़ता है। कोई इसे पढ़ेगा या नहीं? खैर, लियाओ काई वास्तव में नहीं जानता और झाओ वेंजिन को जवाब नहीं दे सका। मूल मेजबान की नज़र में लियाओ काई बहुत प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन झाओ वेंजिन एक बदले हुए मूल के साथ सोचता था कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। बेशक वह औसत व्यक्ति से थोड़ा बेहतर था, क्योंकि वह कभी कभी व्यापारिक यात्राओं पर जाता था और उसने अपने गृहनगर के बाहर भी कई जगहें देखी थीं। लेकिन उनसे असाधारण अंतर्दृष्टि की उम्मीद करना वास्तव में बहुत अधिक आशा नहीं की जानी चाहिए। झाओ वेंजिन ऐसी चीज़ों को लेकर चिंता करने वाले व्यक्ति नहीं थे। कोई बात नहीं, बस स्वादिष्ट भोजन की ढेर सारी तस्वीरें ले लो, और जब हम वापस आएंगे तो मैं पूछताछ करूंगी। वह अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों से पूछ सकती है कि क्या उन्हें लगता है कि यह प्रयास करने लायक है, फिर वह इसे थोड़ा सा प्रयास करके देख सकती है। यदि किसी को ऐसे लेखों में रुचि नहीं है तो वे उसके लिए एक यादगार वस्तु के रूप में काम करेंगे, जिसे वह बड़े होने पर देख सकेगी, एक प्रिय स्मृति के रूप में। मन में अलग अलग विचार आने के बाद झाओ वेंजिन अचानक बहुत प्रेरित हो गया। मुझे हमारी यात्रा के सभी दृश्यों को चित्रों में दर्ज करना चाहिए। एक सेट हमारे लिए और एक सेट जियाओ यू के लिए, ताकि जब उसके बच्चे हों तो वह उन्हें दिखा सके। उन्हें बताएं कि उनकी माँ पढ़ाई के दौरान अपने माता पिता के साथ स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए यात्राओं पर जाती थीं और एक खुश बच्ची थीं। लियाओ जियायू भावुक हो गई। वह जानती थी कि यह झाओ वेंजिन का अपना प्यार दिखाने का तरीका था। उनका परिवार बाहर जाकर अच्छे भोजन और आवास का आनंद ले पाता था। ये सब झाओ वेंजिन द्वारा प्रतिदिन चित्र बनाकर अर्जित धन के कारण संभव हो पाया था। जहां तक उनके दादा दादी से मिलने वाली मासिक किराए की आय का सवाल है, लियाओ जियायू को पता था कि झाओ वेंजिन इसे खर्च नहीं करती है, और कहती थी कि वह उस पैसे का उपयोग केवल घर के नवीनीकरण या नया घर खरीदने के लिए करेगी। परिणामस्वरूप पैसा कमाने का दबाव और भी बढ़ गया, जो पूरी तरह से झाओ वेंजिन के कंधों पर था, और फिर भी वह अपनी बेटी के लिए इतना कीमती उपहार छोड़ना नहीं भूली। ये सिर्फ उनके परिवार की यात्राओं का फोटो एल्बम या स्वादिष्ट भोजन से परिचय मात्र नहीं था, यह उनके लिए एक सुखद और संतुष्टिदायक स्मृति थी। लियाओ जियायू को इतना भावुक देखकर कि वह लगभग रोने ही वाली थी, झाओ वेंजिन को वास्तव में कुछ असहज महसूस हुआ।
तुम मेरी बेटी हो, अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो किसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा? क्या इसमें मेरे पिता का दर्जा मेरे जितना ऊंचा न होना भी शामिल है? लियाओ जियायू जानती थी कि वह निश्चित रूप से लियाओ काई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन छोटी लड़की फिर भी सीधे सुनना चाहती थी। बेशक, झाओ वेंजिन ने तथ्यात्मक रूप से कहा, अगर आपके पिताजी और मैं कभी तलाक लेते हैं, जब तक मैं चाहता हूं, ये वास्तव में इस हद तक हो सकता है कि हम फिर कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तुम मेरी बेटी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदार हूं, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी देखभाल के लिए तुम जिम्मेदार हो। हम सबसे करीब हैं, खून से बंधे हुए। अगर लियाओ काई आसपास भी था तो क्या हुआ? उसे अपने पहले के व्यवहार पर गौर करना चाहिए। जब छोटी लड़की को निश्चित उत्तर मिल गया तो उसने आत्मसंतुष्ट होकर लियाओ काई की ओर देखा, जो पहले से ही परिवार में सबसे निचले दर्जे का आदी हो चुका था। उसके पास शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार, अतीत में उसने हमेशा अपने माता पिता और भाई बहनों को झाओ वेंजिन और उसकी बेटी से अधिक महत्वपूर्ण माना था। मुझे आश्चर्य है कि दादाजी के घर में अब मेहमानों की मेज़बानी कितनी जीवंत होती होगी। लियाओ परिवार ने मेहमानों के सत्कार के लिए दिन तय कर रखे थे, जो तब तक बदलने की संभावना नहीं थी जब तक कि कोई महत्वपूर्ण घटना न घट जाए। आज मेजबान बनने की बारी लियाओ दाकियांग की थी, और पहले घर में बहुत सारे व्यंजन बनाने और पकाने में बहुत व्यस्तता रहती थी। झाओ वेंजिन को याद आया कि कैसे मूल मेजबान इस दिन के लिए बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर देते थे और बहुत व्यस्त हो जाते थे। वह सोच रही थी कि अब कौन आगे आएगा, क्योंकि उसने अचानक ही अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। उदाहरण के लिए, लियाओ परिवार के सबसे बड़े बेटे और शेफ लियाओ जुन, क्या वह खड़े होकर कार्यभार संभालेंगे? लियाओ दाकियांग ने घड़ी की ओर देखा और पाया कि लगभग 11 बज चुके थे। मेहमान जल्द ही एक के बाद एक आने वाले थे, फिर भी घर अभी भी अव्यवस्थित था। रसोई में खाना बनाना शुरू करने के बाद जो एपेटाइजर अब तक तैयार हो जाने चाहिए थे, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लियाओ दाकियांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बेहोश हो जाएगा। शुरू में उन्होंने सोचा कि हालांकि झाओ व्यंजन सामग्री तैयार करने के प्रभारी हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से गति, प्रति व्यंजन मात्रा और स्वाद में उनसे आगे निकल सकते हैं। कुलपति की इच्छा के अनुसार यह आशा की गई थी कि लियाओ जुन मुख्य रसोइया हो सकता है। किसी बड़े रेस्तरां के शेफ को मुख्य शेफ के रूप में नियुक्त करना बहुत ही प्रतिष्ठित बात होगी। लेकिन जैसे ही लियाओ दाकियांग ने इस विषय को उठाया, लियाओ जुन ने काम की प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए उनका विरोध किया। इससे लियाओ दाकियांग क्रोधित हो गए। उन्हें याद आया कि अतीत में जब भी वे घर पर कार्यक्रम आयोजित करते थे, लियाओ जुन हमेशा वहां मौजूद रहते थे, कभी भी एक भी कार्यक्रम को मिस नहीं करते थे। फिर भी आज, जब घर पर उनकी बहुत ज़रूरत थी, तो उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया मिली। लियाओ दाकियांग वास्तव में उसे सबक सिखाने के लिए समय निकालना चाहता था। लेकिन लियाओ जुन को बिना किसी बचाव या दया की भीख मांगने के दृढ़ खड़े देखकर लियाओ दाकियांग ने अचानक खुद को शक्तिहीन महसूस किया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लियाओ जुन की आंखों में असंतोष देखेगा, ऐसा कुछ जिसके बारे में लियाओ दाकियांग ने कभी नहीं सोचा था। अपने सबसे बड़े बेटे के प्रति दिखाए गए सभी दयालुता और विचार के बावजूद सबसे कम संभावना वाले व्यक्ति की आंखों में असंतोष देखना। बदले में लियाओ दाकियांग को केवल कृतज्ञता और असंतोष मिला, और चाहे वह कितना भी असंतोष महसूस करता हो, उसने एक शब्द भी कहने से परहेज किया। लेकिन बूढ़े मालिक ने अपने दिल में इस बात को गंभीरता से लिया। शुरू में उनका इरादा था कि जब वे घर खरीदेंगे तो वे पैसे से उनकी मदद करेंगे। अब जब वह क्रोधित हो गया तो उसने एक पैसा भी दान नहीं किया। लियाओ दाकियांग ने अराजक दृश्य को देखा और वह फटने के कगार पर था। तुम तीनों को क्या हो गया है? क्या तुम इन चीज़ों को संभाल नहीं सकते? झाओ वेंजिन ये सब खुद ही संभालने में सक्षम थी। लियाओ दाकियांग ने सोचा कि कैसे मेहमान जल्द ही आ जाएंगे और कुछ भी तैयार नहीं था। उसका चेहरा भद्दा हो गया। सारा दिन तुम अपनी योग्यता का बखान करते रहते हो, और जब काम करने का समय आता है तो नतीजा ये होता है। ये सोचकर लियाओ दाकियांग को और भी गुस्सा आ गया। झांग झाओदी ने असंतोष के साथ फैंग लिली को देखा। तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या आपने ये दावा नहीं किया था कि आप अकेले ही 3 मेजों पर भोज का प्रबंध कर सकते हैं? ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। तुम सचमुच बिगड़ गई हो। अब जब भी झांग झाओदी फैंग लिली को देखती तो उसे और भी अधिक असंतोष महसूस होता, खासकर जब से झाओ वेंजिन ने उन्हें उचित ध्यान और उपहार देना बंद कर दिया। झांग झाओदी को लगा कि उनके पास कई चीज़ों की कमी है, विशेष रूप से पैसे की। चाहे बड़ी बहू हो या अपनी बेटी, वे मीठी मीठी बातें करते थे, लेकिन जब पैसे की बात आती थी तो कोई भी एक पैसा भी नहीं देता था। और तुम, लियाओ जुवान, तुम अब उतनी जवान नहीं रही, अभी भी बिना पुरुष के। तुम क्या करोगे? क्या तुम अब भी शादी कर सकते हो? झांग झाओदी ने शुरू में लियाओ जुवान के बारे में अच्छा सोचा था, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाली कॉलेज ग्रेजुएट है और अच्छी दिखती है। निश्चित रूप से उसके पीछे पुरुषों की कमी नहीं होगी। लेकिन उसे निराशा हुई कि कोई भी सक्रिय प्रस्तावक सामने नहीं आया।
जब भी किसी को पेश किया जाता तो या तो उसे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया जाता या फिर उम्मीदवार लियाओ जुवान के मानकों पर खरा नहीं उतरता। इससे झांग झाओदी नाराज हो गए और उन्होंने उन लोगों को कृतघ्न करार दिया। कुछ मैचमेकरों ने इसे हंसी में उड़ा दिया, जबकि अन्य लोग इतने अच्छे स्वभाव के नहीं थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से लियाओ जुवान को बदनाम किया तथा उसके बुरे स्वभाव, घमंडी रवैये, अधिक उम्र और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने जैसे कारणों से उसे बेकार कहा। अधिक विषैले मैचमेकर्स तो और भी अधिक स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि लियाओ जुवान एक तलाकशुदा महिला थी। उन्होंने कहा कि यह बाहर फैली अफवाह है, जिससे बहस करने वाले झांग झाओदी अवाक रह गए। वह इसे इनकार नहीं कर सकती थी, बहुत से पड़ोसियों ने इसे देखा था और इसके बारे में झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन किसी कमतर व्यक्ति के साथ समझौता करना संभव नहीं था, न केवल लियाओ जुवान के लिए जो इससे सहमत नहीं थे, बल्कि झांग झाओदी भी इससे खुश नहीं थे। झांग झाओदी ने लियाओ जुवान की ओर देखा, जो अभी भी उदासीन लग रही थी और पूरी तरह से हताश थी। यदि आप अपने कामों में फुर्तीली नहीं हैं, तो भविष्य में कौन आपसे शादी करना चाहेगा? मुझसे शादी करने वाला कोई कैसे नहीं हो सकता? मैं कॉलेज ग्रेजुएट हूँ। मैं एक विदेशी कंपनी में काम करती हूँ। लियाओ जुवान ने सोचा कि उसकी संभावनाएं इससे बेहतर नहीं हो सकती। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई भी पुरुष उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा था। आत्मसंतुष्ट लियाओ जुवान को देखकर फैंग लिली अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पाए। वह वास्तव में लियाओ जुवान का चेहरा देखना चाहती थी जब उसे पता चलेगा कि बाहरी लोग उसके तलाकशुदा महिला होने के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह उसके लिए कुछ भी कहने का स्थान नहीं था, क्योंकि इससे लियाओ जुवान में क्रोध भड़क सकता था। फैंग लिली ने अपने विचारों को व्यक्त करने से खुद को रोक लिया। झांग झाओदी ने आत्मसंतुष्ट लियाओ जुवान को देखकर उन मांगों के बारे में सोचा जो उसने कुछ दिन पहले ही संभावित प्रेमियों से की थीं। झांग झाओदी अब खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम इतने अच्छे हो? ये मांग, वो मांग, क्या तुम्हें पता है कि बाहर सब तुम्हें तलाकशुदा औरत कह रहे हैं? झांग झाओदी कुछ नहीं कर सकी। उसने सोचा कि यदि लियाओ जुवान को एक दो बातें समझाना संभव हो सके तो ये सबसे अच्छा होगा। तलाकशुदा महिला। लियाओ जुवान का चेहरा खराब हो गया और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। किसने कहा कि मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ? फैंग लिली हंसते हंसते मरने वाली थी। उसे बेहतर पता होना चाहिए था, क्योंकि अब लियाओ जुवान को पता था और वह सोच रही थी कि अब से लियाओ जुवान खुद को कैसे संभालेगी। हर कोई कह रहा है कि आप एक तलाकशुदा महिला हैं। झांग झाओदी ने भयंकर नज़र से लियाओ जुवान को धमकाया। लेकिन वह जल्दी ही संभल गई और सोचने लगी कि इसमें घबराने वाली क्या बात है। ऐसा नहीं है कि वह ये सब बना रही है। सब लोग कह रहे हैं कि मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ। लियाओ जुवान ने फिर पूछा, ये सोचते हुए कि क्या वह इतनी मेहनत कर रही थी कि उसे सुनने में समस्या हो रही थी। झांग झाओदी ने सहमति में कहा, हाँ, क्या आपका और जी हाइकन का कुछ समय पहले ब्रेकअप नहीं हो गया है? क्या किसी ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? वे सभी सोचते हैं कि आप एक तलाकशुदा महिला हैं। झांग झाओदी ने महसूस किया कि यही मुख्य कारण था कि कोई भी लियाओ जुवान का पीछा नहीं कर रहा था। मैं तलाकशुदा महिला कैसे हूँ? मैंने जी हाइकन के साथ अपनी शादी को कभी आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं कराया। लियाओ जुवान को लगा कि वह तलाकशुदा महिला नहीं है क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की थी। इस बिंदु पर फैंग लिली ने बीच में कहा, क्योंकि आपने जी हाइकन के साथ इतने लंबे समय तक सहवास किया है, हर कोई स्वाभाविक रूप से सोचेगा अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया है तो आप इतने लंबे समय तक एक साथ क्यों रहेंगे? और घर पर सहवास करना भी। फैंग लिली को भी लगा कि ऐसी चाची का होना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह नहीं जानते हुए कि क्या इससे लियाओ बिन की शादी की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लियाओ जुवान कुछ देर के लिए अचंभित रह गया, फिर बोला, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं वास्तव में शादी का पंजीकरण कराने नहीं गया था। मैं तलाकशुदा औरत नहीं हूँ। लियाओ जुवान पागल हो रही थी। जब ये स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ब्रेकअप था तो हर कोई ऐसा क्यों सोच रहा था? यदि हर कोई यही कह रहा होता तो चाहे कोई शानदार युवक भी उसके पास आ जाता, वह उस पर विचार नहीं करता। उसका पीछा करना तो दूर की बात है। वह एक शानदार युवक को कैसे पा सकती है और उस पर बढ़त कैसे बना सकती है? उसे यह साबित करना था कि वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो विवाहित होकर तलाकशुदा हो गई हो। लेकिन क्रोध में वह अफवाहों को दूर करने का कोई बेहतर तरीका नहीं सोच पा रही थी। कोई विकल्प न होने के कारण वह केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि इस तरह के जोरदार विरोध प्रदर्शन से उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक उसी समय लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा के घर में प्रवेश हुआ और उन्होंने लियाओ जुवान की ऊंची आवाज़ सुनी। क्या लियाओ जुवान का सचमुच तलाक हो गया? लियाओ जुवान की चीख सुनकर चाचा लियाओ की पत्नी चौंक गई। चाचा लियाओ की पत्नी, जो कम सुन पाती थी, ने अपनी बहू की टिप्पणी सुनी, क्या लियाओ जुवान का सिर्फ ब्रेकअप नहीं हुआ बल्कि तलाक हो गया? पास से गुजरने वाले पड़ोसी पहले तो अंकल लियाओ की पत्नी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए और फिर उनके हाव भाव समझ में बदल गए। बस इतना ही पता था।
यदि वे विवाहित नहीं होते तो वे एक साथ क्यों रहते और उससे भी अधिक उस महिला के घर पर क्यों रहते? ठीक है, लियाओ परिवार वास्तव में बेईमानी से काम करता है। ये स्पष्ट रूप से तलाक था, फिर भी उन्होंने इसे ब्रेकअप कहा। लियाओ जुवान हैरान रह गया। बाहर पड़ोसियों की बातें सुनकर, हालांकि वह नहीं जानती थी कि वे कौन हैं, उनके शब्दों ने उसे पूरी तरह से हताश कर दिया। वह अब और नहीं रोक सकी। जब से उसने जी हाइकिंग से रिश्ता तोड़ा है, उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है। अब उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो चुकी थी। लियाओ जुवान को अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा था, जिसमें कोई भी संभावना नहीं थी। जी हाइकिंग को मात देने वाले पुरुष को खोजने की बात तो दूर, वह शायद शादी भी नहीं कर पाएगी या किसी बेकार व्यक्ति के साथ रह जाएगी। वह ये कैसे सहन कर सकती थी? वह फूट फूट कर रोने लगी। खेलते समय वह जितनी खुश रहती थी, विदा होने के समय उसे जाने की उतनी ही कम इच्छा होती थी। यहाँ तक कि लियाओ काई, जिसने शुरू में सोचा था कि इतने लंबे समय तक यहाँ रहना समय और पैसे की बर्बादी है, वह भी यहाँ से जाने के लिए अनिच्छुक था। और खाने के शौकीन लियाओ जियायू का तो कहना ही क्या, मैंने सुना है कि गर्मियों में यहाँ लीची मिलती है। वह कभी भी ताज़ा लीची का स्वाद लिए बिना बड़ी हुई थी, केवल डिब्बाबंद लीची ही खाई थी और उनका भी स्वाद बहुत अच्छा होता था। वह सचमुच उत्सुक थी कि ताज़ी लीची कितनी स्वादिष्ट होगी। जब लीची पक जाएगी तब तुम कक्षा में रहोगे, लीची के पकने के मौसम के बारे में पूछताछ करने के बाद लियाओ काई ने कहा। ऐसी लीची भी होती हैं जो जुलाई में पकती हैं। अगर उसकी याददाश्त सही है तो सचमुच उस समय के आसपास लीची पकती थीं। तो फिर जुलाई में फिर आते हैं। ये यात्रा सचमुच थोड़ी जल्दबाजी में की गई थी, उन्हें कई व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला था। कुछ भोजन का आनंद उन्होंने केवल एक बार लिया था, तथा दूसरी या तीसरी बार भी उसका आनंद न ले पाना सचमुच दुख की बात थी। जुलाई में वापस आओगे? लियाओ जियायू को उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ वापस आ सकेंगे। क्या हम हवाई जहाज से जाएंगे? बेशक, ये बिल्कुल सही होगा। हम और भी ज्यादा जगहों पर जा सकते थे। फैक्ट्री का प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा था। कार्यशाला के कर्मचारी अपना दिन शेखी बघारने और इधर उधर घूमने में बिताते थे। यदि मैनुअल श्रमिक इतने आलसी थे तो कार्यालय कर्मचारी तो और भी अधिक आलसी थे। अचानक छुट्टी लेने से प्रबंधन की ओर से कोई सवाल नहीं उठेगा। जब कोई काम ही नहीं है तो ये पूछने की क्या जरूरत है कि आप इतनी लंबी छुट्टी क्यों ले रहे हैं? क्या वह वास्तव में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान लियाओ जियायू को खेलने के लिए बाहर ला सकता है? लियाओ काई को कुछ सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की याद आई जो खराब प्रदर्शन कर रहे थे, जहां कर्मचारी या तो घर पर ही रहते थे या कंपनी में जाने पर भी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। उन्होंने सोचा था कि कम से कम उनके कार्यस्थल अच्छा चल रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लियाओ जियायू की कंपनी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। झाओ वेंजिन ने लियाओ काई की ओर सिर हिलाया। कंपनी के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह खत्म हो गया है, कोई ऑर्डर नहीं है। अगर ऑर्डर भी होते तो लागत बिक्री मूल्य से ज्यादा होती। ऐसी फैक्ट्री का चल पाना सचमुच एक चमत्कार था। तो इसका मतलब है, लियाओ काई को समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बोले। वह थोड़ा घबरा जाता था, लेकिन अब उसे पता था कि झाओ वेंजिन के पास एक नया रास्ता है। हाँ, यह अपरिहार्य था। झाओ वेंजिन ने अपने कार्यालय के सहकर्मियों के बारे में सोचा और ईमानदारी से कल्पना नहीं कर सकी कि जो लोग पूरे दिन कार्यालय में गपशप करते हैं, जब कंपनी बंद हो जाएगी तो उनका क्या होगा। तो कंपनी छोड़ने के बाद क्या आप काम करने की योजना बना रहे हैं? इस बारे में झाओ वेंजिन अब काम नहीं करना चाहते थे। काम करने का मन नहीं है, लेकिन पेंशन एक मुद्दा है। यद्यपि उसके पास किराए की आय और आय के अन्य स्रोत होंगे जिससे पेंशन की चिंता ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वहाँ 20 वर्षों तक काम करने के बाद भी सेवानिवृत्ति पेंशन न मिलना वास्तव में अफसोसजनक होगा। जब समय आएगा तब देखेंगे। झाओ वेंजिन जानती थी कि कुछ दिनों में उसे अपनी पेंशन खुद भरनी होगी, लेकिन अभी तक ये बात किसी को नहीं पता थी। मैं अभी भी पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने, कुछ और अपार्टमेंट खरीदने और वहाँ किराया इकट्ठा करने की योजना बना रहा हूँ। घर को सालाना किराए पर देकर मैं हर महीने 1 साल का किराया इकट्ठा करूंगा। अब मेरे पास 12 घर हैं, इसलिए मुझे अब पैसे न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लियाओ काई ने सोचा कि यह योजना व्यवहार्य है, लेकिन जब उसने उत्साहित झाओ वेंजिन को देखा तो उसने यह नहीं बताया कि 12 घर खरीदने के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी। फिर भी झाओ वेंजिन की कमाई की क्षमताओं को देखते हुए ऐसा लगता था कि यह उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। विमान में चढ़ने से ठीक पहले झाओ वेंजिन को अचानक महसूस हुआ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ एक घर खरीदना चाहिए ताकि जब मुझे स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हो तो मैं समय समय पर यहाँ आ सकूं और मुझे किसी होटल में रुकने की जरूरत न पड़े। यद्यपि होटल की सेवा अच्छी है, फिर भी लागत बहुत अधिक है। अगर किसी के पास अपना घर है तो क्या इससे पैसे की बचत नहीं होती? लियाओ काई को यह समझ में नहीं आया कि इतनी दूर घर खरीदने की क्या जरूरत है, खासकर इसलिए क्योंकि किराया वसूलना और संपत्ति का प्रबंधन करना असुविधाजनक होगा।
उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि घर खरीदने का कारण अच्छा भोजन का आनंद लेने के लिए यहाँ आना होगा। वह वास्तव में पूछना चाहते थे कि आप घर का किराया तो बचा लेते हैं, लेकिन क्या आपने हवाई जहाज के टिकट की लागत के बारे में सोचा है? इसके अलावा घर खरीदने के लिए पैसा कोई छोटी रकम नहीं है। लियाओ काई को याद आया कि अतीत में वह सोचता था कि झाओ वेंजिन को कपड़ों की खरीदारी करना बहुत पसंद था और वह बहुत खर्चीला था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि झाओ वेंजिन की खर्च करने की आदतों पर वास्तव में सख्त नियंत्रण था। लियाओ काई की अवाक अभिव्यक्ति को देखकर झाओ वेंजिन को पता था कि उसे अस्वीकार करना होगा और उसने खुद को समझाने की योजना नहीं बनाई। यह उसका अपना पैसा था जिसे वह अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती थी, इसलिए उसे उचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिर कौन विश्वास करेगा कि यहाँ संपत्ति की कीमतें 1 लाख प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ जाएंगी? इस कारण से लियाओ काई को लगेगा कि वह पागल है। बेहतर होगा कि यह कहा जाए कि यह स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने की सुविधा के लिए था। उड़ान छोटी थी, लेकिन घर पहुंचने पर झाओ वेंजिन को अभी भी थकान महसूस हुई। वह होटल के शावर के उच्च दबाव की आदी हो चुकी थी और घर के शावर के साथ पुनः समायोजन करना थोड़ा असुविधाजनक था। लियाओ काई ने थोड़ी देर आराम किया, फिर स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से खरीदी गई चीज़ों को खाने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। आखिरकार किसी यात्रा से अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए उपहार लिए बिना लौटना अस्वीकार्य होगा। झाओ वेंजिन ने सोचा कि इस यात्रा में लियाओ काई द्वारा किया गया सबसे बड़ा खर्च उनके रिश्तेदारों और सहकर्मियों के लिए खरीदी गई स्थानीय विशेष वस्तुएं थीं। लियाओ जियायू ने सोचा, वे सचमुच भाग्यशाली थे कि उन्होंने 3 हवाई जहाज के टिकट खरीद लिए, बस दोस्तों के लिए कुछ कपड़े। अन्यथा केवल अधिक वजन के आरोपों ने ही लियाओ काई को मौके पर ही रोने पर मजबूर कर दिया होता। यह अनिश्चित था कि उपहारों के साथ उसे लौटते देख लियाओ परिवार कैसी प्रतिक्रिया देगा, क्या वे सचमुच खुश हो पाएंगे? संभावना यह है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वसंत महोत्सव वह समय था जब लियाओ परिवार पानी की तरह पैसा खर्च करता था, जिसमें सभी के लिए नए कपड़े, रिश्तेदारों के लिए उपहार और पूरे परिवार के लिए नए साल का सामान शामिल था। लियाओ परिवार के यहाँ मेहमानों की मेजबानी का सबसे महत्वपूर्ण खर्च तो है ही, जो आसानी से कई महीनों के वेतन के बराबर हो सकता है। अब जबकि झाओ वेंजिन ने इससे हाथ धो लिए हैं, तो भले ही लियाओ परिवार ने हर संभव तरीके से बचाने की कोशिश की हो, वे वास्तव में कितना बचा पाएंगे? लियाओ जियायू ने खुद को साफ किया और बाहर आकर देखा कि लियाओ जुन अब वहां नहीं था। पिताजी कहाँ गए? हाँ, वह वहां गया था। तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं हैं और मुझे नहीं पता कि वे रात के खाने के लिए वापस आएंगे या नहीं। वह रात के खाने के लिए वापस नहीं आएगा, लियाओ जियायू ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मेरे पिताजी ने हाल ही में कोई पैसा नहीं दिया है, इसलिए हम उन्हें रात के खाने पर नहीं रोक सकते। यह असंभव है। खैर, बच्चे ने भी इसे समझ लिया। लियाओ दाकियांग और उनका परिवार वास्तव में जीवन में असफल थे। भविष्य में इतने भोले मत बनो। चाहे कुछ भी हो, वे अभी भी आपके दादा दादी हैं। मुझे पता है, मैं इसके बारे में बाहर बात नहीं करूंगा और न ही अपने पिताजी से कहूंगा। हालांकि लियाओ काई पहले से कहीं बेहतर व्यवहार कर रहा था, लेकिन कौन जानता था कि वह कब फिर से बहक जाएगा। झाओ वेंजिन ने लगातार सिर हिलाया। बिल्कुल, बिल्कुल। झाओ वेंजिन ने सोचा कि वह नहीं जानती कि लियाओ काई कब वापस आएगा और लियाओ जियायू को खाने के लिए बाहर ले जाना बेहतर होगा। हाल ही में यह एक दैनिक भोज बन गया है। उसने स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद लिया और अब उसे और अधिक खाने की इच्छा नहीं हुई। ये युवा लियाओ जियायू है जिसकी अभी भी भूख है। वह कुछ खाने की इच्छा के बारे में बात कर रहा है। वहाँ विभिन्न प्रकार के भोजन हैं और यह काफ़ी स्वादिष्ट है। मेरे स्वाद के लिए बस थोड़ा सा फीका है। उत्तर से होने के कारण लियाओ जियायू को अधिक तेज स्वाद पसंद था। हालांकि उन्हें दक्षिण का हल्का स्वाद पसंद था, लेकिन उन्हें भारी स्वाद अधिक पसंद था। क्या आप अभी भी खा सकते हैं? झाओ वेंजिन अच्छे भोजन का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन उसका पेट उसके दिमाग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। लियाओ जियायू ने लगातार सिर हिलाया। हम ठीक है, चून की लड़की ने ऐसा कहा है तो उन्हें भी जाना चाहिए। ये बस एक टैक्सी की सवारी दूर है। हम आपके पिताजी के बाद में वापस आने का इंतजार करेंगे। यदि वे दरवाजे पर खड़े होकर कोई साधारण सी चीज़ ले रहे होते तो झाओ वेंजिन लियाओ काई का इंतजार नहीं करता, लेकिन अब जब वे असली भोजन के लिए बाहर जा रहे थे तो उसे शामिल न करना कुछ हद तक गलत लगा। झाओ वेंजिन ने लियाओ काई का इंतजार करने का फैसला किया और लियाओ जियायू को कोई आपत्ति नहीं थी। मैं इस बीच एक किताब पढ़ूंगा। यद्यपि वह यात्रा पर अपने साथ पुस्तकें लाई थी, लेकिन घर पर पढ़ना हमेशा अधिक सुविधाजनक होता था और छोटी लड़की को स्कूल शुरू होने पर पढ़ाई में पिछड़ने की चिंता रहती थी। लड़की को गंभीरता से अध्ययन करते देख झाओ वेंजिन अपने साथ लाए उपहारों को छांटने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। अधिकांश उपहार पार्सल के माध्यम से वापस भेजे गए थे क्योंकि वह अधिक लोगों को जानती थी और उसके पास वितरित करने के लिए अधिक उपहार थे। लियाओ काई सामान लेकर अभी गली में दाखिल हुआ ही था कि उसने एक बुजुर्ग पड़ोसी का अभिवादन किया। तभी उसने उनके चेहरे पर कुछ अजीब बात देखी।
उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उन्हें लगा कि कहीं उनके परिवार के सदस्य उनके बारे में शिकायत तो नहीं कर रहे हैं कि वह सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनते हैं और अपने घर की उपेक्षा करते हैं। तभी एक बूढ़े पड़ोसी, जिसके साथ उसके अच्छे संबंध थे, की नज़र उस पर पड़ी और उसने उसे जल्दी से एक तरफ खींच लिया। क्या तुम अभी अभी लौटे हो? लियाओ काई ने पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, मैं यात्रा पर गया था, अभी लौटा हूँ। तुम्हें नहीं पता, वसंत महोत्सव के दौरान आपके परिवार के घर में एक बड़ी समस्या थी। क्या कोई बड़ा मुद्दा है? इससे लियाओ काई सचमुच डर गया। क्या यह मेरे पिता थे या मेरी माँ? जब वह पिछली बार नए साल के उपहार के लिए आए थे तो वे दोनों अच्छे स्वास्थ्य में लग रहे थे और कुछ भी गलत नहीं लगा। आखिर इन कुछ ही दिनों में उनकी सेहत इतनी खराब कैसे हो गई? यह आपके माता पिता नहीं है, यह आपकी बहन और भाभी हैं, पड़ोसी ने लियाओ काई की चिंतित नज़र देखकर जल्दी से स्पष्ट किया। इस बात से राहत महसूस करते हुए कि उसके माता पिता का स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं था, लियाओ काई ने एक लंबी सांस छोड़ी। वे किस तरह की मुसीबत में पड़ सकते हैं? वे युवा हैं, क्या उन्हें जीवन से भरपूर और उत्तम स्वास्थ्य में नहीं होना चाहिए? वहां से गुजरते हुए एक अन्य वृद्ध पड़ोसी ने लियाओ काई को देखा और तुरंत उनके साथ शामिल हो गया। उन्होंने बारी बारी से उसे लियाओ परिवार के घर में घटित हुई घटनाओं के बारे में बताया। जब लियाओ काई सभी से अलग हुआ तो वह स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि लियाओ जुवान और जी हाइकन का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह घटना भी उससे संबंधित होगी। लियाओ काई को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने बस धीरे से आह भरी। किसे दोष दें? आमतौर पर झांग झाओदी सहित पुराने पड़ोसी काफ़ी गपशप करते थे, लेकिन इस बार हर कोई लियाओ जुवान के बारे में बात कर रहा था। उनकी परदादी की सुनने की शक्ति कमज़ोर होने के कारण गलतफहमियां होना स्वाभाविक था, लेकिन ये केवल लियाओ जुवान की चिड़चिड़ाहट, पड़ोसियों की गपशप और महान चाची की टिप्पणी थी जिसने स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया। और लिली द्वारा आग में घी डालने के बाद लियाओ जुवान कैसे नहीं भड़क सकता था? इसे आत्म प्रदत्त के अलावा और किसी तरीके से वर्णित नहीं किया जा सकता। लियाओ काई को अब भयंकर सिर दर्द होने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं ये जटिल मुद्दा उसकी समस्या तो नहीं बन जाएगा। इसके बारे में सोचना भारी पड़ रहा था। बेहतर है कि इंतजार करें और देखें कि चीज़ें कैसे सामने आती हैं। लियाओ काई ने जल्दी से अपना मन बना लिया। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लियाओ दाकियांग और झांग झाओदी दोनों ही काफ़ी बुरे लग रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी बड़ी घटना होने पर वे चिंतित हो गए होंगे। लियाओ काई ने अपनी चीज़ें नीचे रखीं और उनका अभिवादन किया। पिताजी, माँ, नव वर्ष की शुभकामनाएं, ये रहे वे उपहार जो मैं आपके लिए लाया हूँ। झांग झाओदी ने बिना मुस्कुराए देखा। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें हम बड़ों की कोई परवाह नहीं है। उनके साथ बड़ा भाई, भाभी और छोटी बहन भी हैं। इसके अलावा आपने पहले भी कहा था कि उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लियाओ काई ने कहा। पहले तो वह स्थिति के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा इससे क्या फ़ायदा होगा। अंततः उनके क्रोध का खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। अपने बचपन के सबक को याद करते हुए लियाओ काई ने निर्णय लिया कि अपनी सलाह पर कायम रहना ही सबसे अच्छा है। झांग झाओदी लियाओ काई द्वारा रोके जाने से बहुत परेशान था और अब और बात नहीं करना चाहता था, और लियाओ डाकियांग को नहीं पता था कि उसके बाद लियाओ काई से कैसे बात की जाए। अतीत में वह सोचता था कि घर और धन के साथ वह निश्चित रूप से अपने बच्चों को नियंत्रित कर सकता है, उन्हें आज्ञाकारी बना सकता है और पुत्र भक्ति दिखा सकता है। हालांकि इतना कुछ घटित होने के बाद उसे एक बात समझ में आए, उसकी नज़र में तथाकथित धन कुछ लोगों की नज़र में नहीं आ सका। लियाओ जुवान की गड़बड़ी के बारे में सोचते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लियाओ जुवान ने छुट्टी ले ली थी और हाल ही में घर पर रह रही थी। उसे लगातार यह महसूस हो रहा था कि उसके सहकर्मी उस पर उंगलियां उठा रहे हैं और उसकी पीठ पीछे फुसफुसा रहे हैं। उसके लिए सबसे शर्मनाक बात यह थी कि वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसे डर था कि हर कोई उसके तलाकशुदा होने के बारे में गपशप करेगा। वह वास्तव में यहाँ से दूर कहीं और रहना चाहती थी। वास्तव में उसने पहले ही एक स्थान चुन लिया था, बस आगे बढ़ने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। आशा और प्रतीक्षा करते हुए उसने अंततः लियाओ काई को देखा, लेकिन पाया कि उनके माता पिता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। लियाओ जुवान अब और इंतजार नहीं कर सका। अचानक उठ बैठा, बिस्तर से बाहर निकला और बाहर भागा। दूसरे भाई, मैं आपके घर पर रहना चाहती हूँ। अब जब उसे उसकी मदद की ज़रूरत थी तो लियाओ जुवान को उसे दूसरा भाई कहना याद आया। क्या? लियाओ काई लियाओ जुवान के शब्दों से चौंक गया। क्या? तुमने क्या कहा? मैंने कहा था कि मैं आपके घर पर रहना चाहता हूँ। सच कहूँ तो वह इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है। मेरे घर पर? क्या तुम्हें यकीन है? लियाओ काई ने फिर पूछा। तुम्हें पता होना चाहिए कि लियाओ परिवार के घर में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। मैं बस अपनी पत्नी के घर पर रह रहा हूँ। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारी दूसरी भाभी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? लियाओ जुवान को निश्चित रूप से पता था कि संबंध अच्छे नहीं थे।
यदि ऐसा होता तो वह इतनी व्यथित अवस्था में लियाओ काई का इंतजार करने के बजाय शुरू से ही सीधे वहां पहुंच जाती। उन्होंने कहा, इसके अलावा मुझसे हस्तक्षेप की उम्मीद मत कीजिए। मैं आपके उपहास से नहीं डरता। जी हाइकिंग ने कहा कि लियाओ परिवार में जीवन आसान नहीं है, मुझे झाओ परिवार में भी अपने लिए काम करना होगा। बेशक वे यह नहीं कहेंगे कि मैं वहां सिर्फ काम करने के लिए हूं, लेकिन अगर आप वहां आते हैं तो आपको हर दिन घर का काम, कपड़े धोना और इसी तरह के अन्य काम करने होंगे। बेशक ये पहले की बात है। जब से उन्हें वॉशिंग मशीन मिली है तब से हर काम मशीन द्वारा ही हो जाता है, जिससे काम बहुत आसान हो गया है। घर का काम भी। लियाओ जुवान के लिए, जो घर के काम करने की आदी नहीं है, ये स्पष्ट रूप से बहुत असहज है। क्या आप ही वह व्यक्ति नहीं हैं जो ये काम करते हैं? हाँ, मैं था, लेकिन आप जैसे अतिरिक्त व्यक्ति के साथ आपको नहीं लगता कि मैं आपकी देखभाल करने वाला हूँ, है ना? लियाओ काई निश्चित रूप से अपनी बहन को लाड़ प्यार नहीं करने वाला था। तुम्हारे पास हाथ पैर हैं और तुम्हें रहने के लिए लोगों से मदद मांगनी पड़ती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें काम करना चाहिए? आप घर के कामों से बच सकते हैं, लेकिन बाहर कौन आपको काम करने से रोकेगा? और हमारे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। लियाओ काई को अब लगा कि सिर्फ 3 लोगों का होना अच्छा है। कम लोग, कम समस्याएं। अधिक लोगों का मतलब होगा अधिक समस्याओं से निपटना तथा अधिक कामों में व्यस्त रहना। लियाओ जुवान को उम्मीद नहीं थी कि लियाओ काई इतना असहज होगा और वह तुरंत परेशान हो गया। झांग झाओदी और अन्य लोगों को देखकर उसे उम्मीद थी कि वे हस्तक्षेप करेंगे। लियाओ काई बुरे मूड में घर लौटा और झाओ वेंजिन ने इसे देखा। चलो खाना खाने चलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि झांग झाओदी और उनके पति ने कुछ अरुचिकर बात कही होगी, जिससे संभवतः कोई व्यक्ति क्रोधित होकर मर गया होगा। चलो बाहर खाना खाते हैं। मैं आपकी बेटी की भी प्रशंसा करता हूँ। इतने दिनों तक बाहर इतना स्वादिष्ट खाना खाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट उसकी गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। आखिर में उसने कहा कि वह भुनी हुई बतख खाना चाहती है। हालांकि उसने बच्चों को भुनी हुई बतख खिलाने का वादा किया था, लेकिन इतने चिकने पक्षी के बारे में सोचकर ही झाओ वेंजिन के पेट में मरोड़ उठने लगी। सचमुच ये बर्दाश्त से बाहर था। काफी उदास रहने के बाद ये सुनकर कि वहां भुनी हुई बतख खाने को मिलेगी, उसका मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। भुनी हुई बतख अच्छी है। हमारी बेटी की पसंद मेरी तरह है, लियाओ काई ने बहुत उत्साहित होकर कहा। दक्षिण में भोजन स्वादिष्ट है और प्रस्तुति बहुत अच्छी है, लेकिन स्वाद अभी भी बहुत फीका है। पहले तो उसे यह बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे लगा कि स्वाद बहुत हल्का हो गया है। ठीक है, मैं कुछ ठंडे व्यंजन खा लूंगा और फिर बाजरे का दलिया भी। फिर भी पेट का ध्यान रखना जरूरी था। सड़क पर रहने के इन दिनों में कोई यह कह सकता है कि यह गरिष्ठ और भारी भोजन की दैनिक दिनचर्या थी, यह नहीं जानते हुए कि शरीर इसे सहन कर पाएगा या नहीं। लियाओ काई ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा मुंह सचमुच बड़ा है, लेकिन पेट छोटा है। हर बार जब वे बाहर खाना खाने जाते थे तो वह खाने की बातें करती थी, जिससे ऐसा लगता था कि उसे बहुत भूख लगी है, लेकिन जब बात आती थी तो वह बस थोड़ा सा स्वाद लेती थी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा पेट मेरे दिमाग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। झाओ वेंजिन चाहती थी कि वह पेट भर खा सके, लेकिन दुर्भाग्य से वह उससे थोड़ा ही कम खा पाए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग अब भी मेरे साथ हो। सौभाग्य से खाने के लिए ऐसे साथी होने से जो खूब खा सकते थे, उसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का मौका मिला। झाओ वेंजिन ने देखा कि लियाओ काई कितनी खुशी से खाना खा रहा था। जब तुम आज वहां गए थे तो तुम्हारे माता पिता बहुत गुस्सा नहीं हुए थे, है ना? उनका सिर फोड़ दो। उनके दिमाग में इस समय बहुत सारी परेशान करने वाली बातें चल रही हैं। लियाओ काई और कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उनके आसपास काफी लोग खाना खा रहे थे। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, लियाओ काई ने जाते हुए कहा, लेकिन उसने लियाओ जुवान की आंखों में निराशा देखी। उसे चिंता थी कि उसकी बहन सीधे झाओ वेंजिन के पास जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि पहले ही सारी बातें बता दी जाएं। बाद में पता लगाना झाओ वेंजिन के लिए कोई मुद्दा नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया से ये कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा इस तरह की गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं भी जानना चाहती हूँ, लियाओ जियायू ने कहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से घूम रही थीं, जो उसकी रुचि को दर्शाता था। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं। लियाओ काई चाहती थी कि लियाओ जियायू इन मामलों के बारे में और अधिक सुने, ताकि भविष्य में उसे आसानी से मूर्ख न बनाया जा सके। खाने पीने से तृप्त तीनों ने पैदल ही वापस लौटने का निर्णय लिया, क्योंकि पिता पुत्री की जोड़ी को लगा कि उन्होंने अधिक खा लिया है और उन्हें कुछ व्यायाम की आवश्यकता है। झाओ वेंजिन ने इस जोड़ी की प्रशंसा की, क्योंकि जब भी वे बाहर खाना खाते थे तो उन्हें इतना अधिक खाने की आवश्यकता महसूस होती थी। झाओ वेंजिन ने कुछ हद तक निराशा भरे स्वर में सुझाव दिया, जब हम वापस आएं तो कोई आसानी से पचने वाली दवा ले लें। कोई ज़रूरत नहीं, हम बस वापस चलेंगे, लियाओ काई ने बीच में कहा। यह मेरे लिए वसंत महोत्सव के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करने का एक अच्छा अवसर है।
लियाओ काई में वास्तव में गपशप करने की प्रतिभा का अभाव था और वह केवल पड़ोसियों से सुनी गई खबरें ही झाओ वेंजिन को बताता था। झाओ वेंजिन ने स्वीकार किया कि लियाओ काई निश्चित रूप से एक सक्षम संदेशवाहक थे जो अपने विचार नहीं जोड़ते थे, लेकिन इतनी स्पष्टता से बोलते थे कि श्रोता को वास्तव में कोई रुचि नहीं महसूस होती थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो कुछ भी जानने की जरूरत थी वह सब अब पता चल चुका था। पड़ोसियों का कहना है कि लियाओ जुवान एक तलाकशुदा है। लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा की पत्नी ने भोजन के दौरान लापरवाही से इसका उल्लेख किया और सभी ने इसे सच मान लिया। लियाओ काई ने सिर हिलाया। हर कोई जानता है कि लियाओ परिवार के सबसे बड़े चाचा की पत्नी को ठीक से सुनाई नहीं देता है और फिर उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ है। हम हमेशा से उनके विवाह गृह की तैयारी के बारे में बात करते रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये सोचना स्वाभाविक है कि वे पहले से ही विवाहित हैं। झाओ वेंजिन ने सिर हिलाया। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। और फिर लियाओ जुवान को गुस्सा आ गया। वह बड़े चाचा की पत्नी पर तब तक चिल्लाता रहा जब तक वह गुस्से से बेहोश नहीं हो गई। चाची, क्या ये बहुत भयानक है? लियाओ जियायु अंततः अपने सदमे से उबर गई। वास्तव में ये बहुत विस्फोटक था। तुम्हारी चाची हमेशा से ही अद्भुत रही हैं। जी हाइकिन के साथ रहने के बाद ही उन्होंने इस पर थोड़ा लगाम लगाए। चाचा का परिवार बहुत गुस्से में होगा, है ना? झाओ वेंजिन कल्पना कर सकता था कि चाचा का परिवार निश्चित रूप से लियाओ जुवान को नहीं छोड़ेगा। हाँ, वे चाहते थे कि लियाओ जुवान चिकित्सा व्यय वहन करे, लेकिन फिर लियाओ जुवान ने कहा कि दूसरे पक्ष ने उसकी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी है और चाचा की पत्नी से मुआवजा न मांगना पहले से ही नरमी थी। झाओ वेंजिन ने एक पल के लिए सोचा, वास्तव में दोनों पक्ष जिम्मेदारी साझा करते हैं। अंत में लियाओ जुवान ने भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया और चाचा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा कि वह भविष्य में कभी नहीं आएंगे, और भले ही लियाओ जुवान ने अपने पूरे परिवार को अपनी शादी में आमंत्रित किया हो, वे नहीं आएंगे। वाह, अगर लियाओ जुवान की शादी हो गई और चाचा का पूरा परिवार नहीं आया तो इसका मतलब था कि शादी के उपहारों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। क्या झांग झाओदी खुश हो सकते हैं? तुम्हारी माँ बहुत क्रोधित होगी। लियाओ काई ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया। मेरी माँ ने कहा, बेहतर होगा कि हम पूरी तरह से संबंध तोड़ लें, क्योंकि चाचा के परिवार में हमेशा बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हर साल कुछ न कुछ होता रहता है। यदि यह अस्पताल में भर्ती होने की बात नहीं है तो यह कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है। हर बार उन्हें मिलने के लिए चीज़ें लानी पड़ती हैं, लेकिन जब हमारे अपने परिवार में कोई समस्या होती है तो चाचा का परिवार सबसे अधिक लोगों के साथ आता है और सबसे छोटे लाल लिफाफे देता है। झाओ वेंजिन ने लियाओ परिवार के सामाजिक आदान प्रदान को याद करते हुए कहा, चाचा का परिवार वास्तव में बहुत खर्च करता था, और हालांकि चाचा की परिस्थितियां खराब नहीं थीं, वह वास्तव में बहुत कंजूस थे। तो आपके चाचा सचमुच बहुत नाराज होंगे। लियाओ परिवार के सभी सदस्य चेहरे की परवाह करते थे और चाचा सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि थे। भले ही वह कंजूस था, लेकिन उसने लियाओ परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने का लाभ उठाया। विशेष रूप से अनचाही सलाह देना पसंद करता था, आलोचना करता था कि किसने क्या गलत किया, मानो वह और उसका पूरा परिवार सबसे अच्छा था। अब जब झांग झाओदी ने सारी बातें उजागर कर दी हैं तो कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि अंकल कितने क्रोधित होंगे। लियाओ काई ने सिर हिलाया। मुख्य बात यह है कि मेरे सबसे छोटे चाचा और चाची भी वहां मौजूद थे। हालांकि वह वहां मौजूद नहीं था, फिर भी वह उस दृश्य की कल्पना जरूर कर सकता था। उस स्थिति में झाओ वेंजिन को सचमुच पछतावा होने लगा। मुझे अचानक महसूस हुआ कि इस यात्रा पर जाकर मैंने वास्तव में बहुत कुछ खो दिया। लियाओ परिवार के आंतरिक कलह का दृश्य, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थीं? यदि आप वहां होते भी तो यह नहीं देख पाते, क्योंकि आपने सब कुछ तैयार कर रखा होता। लियाओ जुवान के इतना गुस्सा होने का कारण यह भी था कि मेरी माँ ने पहली बार उसके तलाकशुदा महिला होने के बारे में अफवाह फैलाई थी। मूल रूप से रात्रिभोज के समय वे चाहते थे कि वह भुगतान करें और प्रयास में योगदान दें, और मेरे पिताजी बगल में खड़े होकर लगातार उन्हें जल्दी करने के लिए कहते रहते थे तथा आलोचना करते रहते थे कि वे कितने खराब तरीके से काम कर रहे हैं। झाओ वेंजिन ने लियाओ काई की बात बीच में ही काटते हुए कहा, आपका मतलब है कि रात के खाने के दिन सभी मेहमान आ गए और आपके परिवार का खाना भी तैयार नहीं हुआ? ये संभव नहीं है। उनके विचार में रात्रिभोज की मेजबानी करते समय सबसे संभावित समस्या घटिया भोजन या पेय पदार्थ हो सकती है, लेकिन कम से कम इसे तैयार तो किया जाना चाहिए था।